बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मजे में होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे, खैर आफियत से गुजरे। नाज़रीन, कैसी जा रही है आपकी सुबह? आप देख रहे हैं रोही एट 10 और मैं हूँ आपकी अपनी होस्ट आसमा नौरीन। आज थोड़ा सा मौसम के हवाले से बात करें तो मौसम जो है, बदलता मौसम आपके ऊपर बड़ा असर अंदाज हो रहा होता है। जैसे अब जिस तरह बीमारी हम देखते हैं, बड़ी बीमारियां आ रही हैं, उसके साथ ये फ्लू हो गया, मलेरिया हो गया, क्योंकि इस मौसम में जो है वो मच्छर बहुत ज्यादा हो जाते हैं, तो आपकी सेहत के ऊपर जो है वो बड़ा फर्क पड़ता है। आज मेरी थोड़ी अपनी भी तबीयत थोड़ी ढीली है, तो नाज़रीन अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं और साथ आज मुल्तानी से बात करेंगे कि रेडी हैं जश्न बहारा के लिए फेस्टिवल होने जा रहा है जी। आप लोगों के लिए है, इंटरटेनमेंट है, वहां पर बहुत सारे म्यूजिकल नाइट होगी, कबड्डी होगी, वहां पे बहुत सारे, क्योंकि हम देखते हैं हमारे पास मौके बड़े कम होते हैं इंटरटेनमेंट के, तो आप अपनी फैमिली के साथ जाकर इंजॉय कर सकते हैं इस इवेंट को। हर जगह जो है वो रंग बिरंगे फूलों के स्टॉल जो है वो सजाए जा रहे हैं, बड़ी ही खूबसूरत तरीके से उसको सजाया गया, तो आप जाएं, जरूर शामिल हो और इंजॉय करें। इसके साथ ही जो आज हमारे साथ गेस्ट मौजूद है, पहले उनकी तरफ चलते हैं। तो नाज़रीन, सबसे पहले आज हमारे साथ मौजूद हैं लैला लतीफ, जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का शुक्र। शो में आपको थैंक यू सो वेरी मच। और इसके साथ ही जो हमारी दूसरी गेस्ट हैं वो हैं जी शुमाइला तारिक, जो कि सोशल वर्कर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अपने शो में आपको थैंक यू सो मच। और इस तरह ही नाज़रीन, जैसा आपको पता है कि सबसे पहले हमारा सेगमेंट होता है आज नेकी की बात, तो उसकी तरफ चलते हैं और देखते हैं अल्लामा साहब हमें आज कौन सी अच्छी बात बता रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे माशरे में एक बुराई ऐसी भी है कि जिसका हमें कोई ख्याल नहीं है, यानी वो बुराई ऐसी है कि हमारे माशरे में एक कैंसर की तरह वो फैल चुकी है। और वो बुराई ये है कि हम एक दूसरे को बुरे नामों से बुलाते हैं, जबकि अल्लाह का दीन, कुरान और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत हमें इस बात से मना करती है। यानी अगर किसी शख्स के जिस्म में कोई ऐब है, वही ऐब उसके लिए एक नाम के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। यानी कोई लंगड़ा है, कोई नाबीना है, उसमें कोई भी माजूरी है, तो उस माजूरी को उसका नाम बनाकर उसको पुकारा और उसको बुलाया जाता है। गोया कि ये अंदाज वो होता है कि जैसे ये माजूरी जो उसके जिस्म में है, ये उसका ऐब है। ये बात याद रखिए कि हमेशा ऐब या बुराई वो होती है कि जो इंसान के इख्तियार में होती है। आपके मेरे इख्तियार में झूठ से बचना भी है और हम झूठ बोल भी सकते हैं। इसी तरह बहुत से बुरे काम हैं, अगर हम वो करते हैं तो तब वो ऐब है, वो गुनाह है और वो शर है। इसके अलावा अगर इंसान में वो एक नक्स और एक कमी पैदा होती है जिसमें उसका कोई इख्तियार नहीं है, तो उस बुनियाद पर किसी को वो नाम देकर बुलाना, इससे अल्लाह का दीन हमें मना करता है। तो हमें ये चाहिए कि हम अल्लाह के दीन को समझकर और फिर उसको हम फॉलो करें। आमीन। और बहुत ही अच्छी इन्होंने बात बताई कि हमें कभी भी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि ये जो भी चीज़ होती है ये अल्लाह की तरफ से होती है, तो हमें इसको एक्सेप्ट करना चाहिए, उनके साथ प्यार और मोहब्बत और शफकत से पेश आना चाहिए। अच्छा जी, आज अपने नाज़रीन को बता दें कि हम जो है आज बात करेंगे डी पर्सनलाइजेशन और डी रियलाइजेशन डिसऑर्डर पे आज हम बात करेंगे। तो लड़ा, सबसे पहले तो आपसे जान लेते हैं कि क्या चल रहा है आजकल, क्या एक्टिविटीज़ हैं, फिर उसके बाद हम टॉपिक की तरफ आते हैं। आजकल बस काफ़ी चेंजेस हैं लाइफ में। जैसे अभी मुल्तान शिफ्ट हुई हूँ अगेन, और मुल्तान में फिर इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेशल नीड्स एंड केयर के नाम से एक अदारा है, उधर काम कर रही हूँ। तो पहले भी इसी तरह से विजिट्स आते रहते हैं और करते रहते हैं, तो अभी माशाल्लाह बहुत अच्छा काम चल रहा है। अच्छा लगता है कि हमें मौका मिलता है कि हम जो स्पेशल नीड्स के जो बच्चे हैं उनके साथ काम करें, उनके पेरेंट्स को काउंसिल करें, और इसी तरह लाइफ चलती है। बहुत अच्छा लगता है कि हमारी जो फील्ड है उसमें हम काम कर रहे हैं, तो वो किसी के काम आ रही है आगे। बिल्कुल, उससे कोई फायदा उठा सकता है। इसके एडवांटेजेस हैं। मैं तो कहती हूँ कि किसी को भी कोई भी इश्यू होता है, आप मेरे पास आएं या किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं। कितने मसाइल हैं हमारी रोजमर्रा जिंदगी में, तो उन्हें गाइड करना, उनसे बात करना, आजकल तो किसी के पास टाइम नहीं होता। टाइम नहीं होता, बिल्कुल। हम आगे बात करें टाइम की, तो सबसे पहली बात यही आती है कि टाइम नहीं होता। हाँ जी, तो सबसे ज्यादा कम्युनिकेशन गैप जैसे कि आती है, तो फिर ज्यादा मसाइल क्रिएट होते हैं। तो उस चीज को आई थिंक सो कि कवर अप करके फिर आगे चलना चाहिए। तो मेरी लाइफ में तो मेरी साइकोलॉजी बहुत काम आती है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, शौक था कि आपने इसी तरफ आना है? हाँ जी, मेरी जो ग्रैंड मदर हैं उनका और मेरे पापा मामा का बहुत ज़्यादा था कि
साइकोलॉजी में या साइकेट्री, इस डिपार्टमेंट में मैं सर्विसेज दूँ। तो बस फिर इसी फील्ड में आए और बहुत अच्छा से आगे लेकर चले। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत साथ है इस फील्ड में कि आप प्योरली आप सिंसियर होकर लॉयल्टी के साथ आप काम करते हो तो आई थिंक रास्ते आपके आसान हो ही जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, ये जो हम एक डिसऑर्डर की बात कर रहे हैं, ये एक्चुअली है क्या? अच्छा, ट्रिपल डी के नेम से हमारे पास बहुत ज्यादा डिसऑर्डर, तो मैं इसमें आपको कैटेगराइज करती चलूं कि जो डी पर्सनलाइजेशन और डी रियलाइजेशन डिसऑर्डर है, इसी तरह हमारे पास जो है डेवलपमेंटल जो है ना डेवलपमेंटल डिलेड हमारे पास हैं डिसऑर्डर्स। तो ये दो ट्रिपल डी के साथ हैं। तो अभी मैं आपसे जैसे बात आप कर रही हैं डीपर्सनलाइजेशन, तो इंसान की जितनी भी पर्सनल स्पेस होती है और पर्सनली वो काफी चीजों से जो है ना अटैच होता है, वो गुड भी हो सकती है, बैड, पॉजिटिव, नेगेटिव। तो जो नेगेटिविटी में वो कुछ चीजें होती हैं जो इंसान की पर्सनालिटी में नहीं होती, ठीक है, जैसे कि नेगेटिविटी। पॉजिटिविटी तो होती है, अब नेगेटिविटी आप अडॉप्ट करते हैं, आप अडॉप्ट करके अपनी नेचर के साथ जब क्लैश और कॉन्फ्लिक्ट्स आता है उन चीजों का, तो आपकी पर्सनल लाइफ जो है वो जो है ना डिस्टर्ब होती है। जब आपकी पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब होती है तो आपको डीपर्सनलाइज करना पड़ता है चीजों के साथ, विद द हेल्प ऑफ काउंसलिंग, विद द हेल्प ऑफ थेरेपीज और गाइडलाइंस, ठीक है। ये 3 डोमेन्स हैं। अगर किस लेवल पे हैं आप, अगर आप बहुत ज्यादा पीक लेवल पे अगर हैं आप डिस्टर्ब, तो आपको काउंसलिंग और थेरेपीज लेनी पड़ेंगी। अगर आप माइनर लेवल पे हैं तो आपको फिर उसके लिए गाइडलाइन लेनी पड़ती है या असिस्टेंसी लेनी पड़ती है उस रिलेटेड बिहेवियर या प्रॉब्लम के लिए। सही। तो इसके साथ जो डेवलपमेंटल डिले की बात करें अगर हम, तो बच्चों के माइलस्टोन्स होते हैं जब बच्चे छोटे होते हैं। तो अब देखें इनके जो पेरेंट्स हैं वो डीपर्सनलाइज और डी रियलाइजेशन उनकी होगी अपनी चीजों के साथ, डी एसोसिएट करेंगे। देखिए नेगेटिविटी जब उनके ऊपर हावी होगी, जो एक एक्सपेक्ट कर रही है न्यूली मदर या मदर टू बी है, तो अगर वो उस चीज से सफर कर रही है तो उनके बेबी के ऊपर बहुत इफेक्ट होता है, ठीक है। और वो इफेक्ट जो होता है वो उनकी बच्चे की डेवलपमेंट पे असरअंदाज होता है, ठीक है। वो चीजें हमें लगता है कि नहीं मैंने तो बहुत अच्छा टाइम गुजारा था, लेकिन वो स्ट्रेसफुल भी टाइम था। सम टाइम ऐसा होता है कि हम लोग जो है पॉजिटिव, अल्लाह ताला ने एक कुदरती ये अमल रखा है कि हम नेगेटिव पॉइंट को भूल जाते हैं, हम पेन्स को भूल जाते हैं, ठीक है। तो वो पॉजिटिविटी हमें याद रह जाती है। इसका मतलब ये है कि इंसान के अंदर पॉजिटिविटी है, आप पॉजिटिव पहलुओं को भी देखते हुए पॉजिटिव डोमेन में जा सकते हैं। तो अब वहां पे बच्चा जो अब दुनिया में आ रहा है वो सफर करेगा। ऐसा भी हो सकता है कि वो वीक हो जाए, लेकिन वो एट द टाइम मेंटल हेल्थ पे हाँ जी, मेंटल हेल्थ की बात करें, मेंटल हेल्थ पे अफेक्ट करेगा। अभी एट द टाइम ऑफ बर्थ कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा हो सकता है कि 2 साल बाद, 4 साल बाद, 6 साल बाद उसको अफेक्ट हो, ठीक है, ये अफेक्ट होता है। इसी तरह प्योर न्यूट्रिशन होती है। ऑब्वियसली अगर मदर का मूड अच्छा नहीं है तो उसके अगर वो हेल्दी ईटिंग, उसके हेल्दी मीट भी है तो वो भी उस पर इफेक्ट ही करेगा उस तरीके से, ठीक है। तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जिन्हें हमें हर पहलुओं पे जो है ना नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, हर पहलू को हमने बहुत गौर से देखना होता है। देखो हम लोग तो बहुत सारी चीजें इग्नोर कर जाते हैं, भी जो है समटाइम वो भी इग्नोर कर जाते हैं। इट्स नॉट ओके टू बी स्ट्रांग। हम लोग ये कहते हैं इट्स ओके टू बी स्ट्रांग, इट्स ओके अगर आप रो लेते हो, अगर आपके साथ नहीं हो रहा दुनिया के साथ भी तो हो रहा है, इट्स नॉट ओके ऑल द टाइम। ये अफेक्ट कर रहा है। अभी के लिए देखें आप कहीं पे भी मैं समझती हूँ ये कि अगर आप कहीं पे भी नाइफ किसी के अंदर या कहीं पे भी रखें तो वो एक टाइम के लिए आप करते हैं तो वो स्टार्टिंग में बेशक वो इतना सा होल होगा, पेनफुल तो होगा, लेकिन आप जब बार बार करेंगे तो वो तो परमानेंटली एक होल बन जाएगा और फिर वो वापिस अपनी पहली स्टेज पे नहीं आ सकता। आप उसको स्टिचेस लगाएं, कुछ भी करें, वो नहीं ठीक हो सकता। इसी तरह हमारी मेंटल जो हेल्थ है वो भी अगर इफेक्ट होती है तो वो वाकई इफेक्ट होती है, वो ठीक हो जाती है, वो कॉप कर सकते हैं, वो ठीक नहीं होती। सही। ये हमें डिफरेंस करना चाहिए, करना पड़ेगा। आप कॉप कर सकते हो यानी आप रिकवर कर सकते हो। आप देखिए किसी की भी अगर कोई हेड इंजरी या आर्म इंजरी, कोई भी बॉडी पे भी कोई प्रॉब्लम होता है तो वो इफेक्ट होता है, बेशक वो ठीक हो जाता है, लेकिन अब पहले जैसी चाल भी नहीं रहती आपकी, तो आपकी पहले वाला थॉट पैटर्न नहीं रहता। सही। हाँ, तो सॉरी इट्स नॉट ओके ऑल द टाइम। ठीक है, इसमें मजीद भी हम बात करेंगे। शमाइला भी हमारे साथ मौजूद है। शमाइला, सबसे पहले तो आपके काम के हवाले से जानना चाहेंगे कि आप किस प्रोजेक्ट पे काम कर रही हैं? मैं बेसिकली सोशल हूँ और मेरा बच्चा अपना है स्पेशल नीड्स के साथ, वो ऑटिज्म के साथ है।
تو میرے لیے بہت مشکل تھا کہ میں اس کو ہر ویک پہ لاہور لے کے جاؤں تھراپیز کے لیے، کیونکہ ملتان میں ہیں سروسز ہیں ماشاءاللہ بہت ساری، لیکن انڈر ون روف نہیں ہے. آپ کو اگر ایک تھراپی آپ کو نشتر روڈ سے مل رہی ہے تو دوسری آپ کو کہیں اور سے مل رہی ہے، یا آپ کو یعنی کہ پورا دن اس بچے کے لیے آپ کو گاڑی میں بٹھائیں اور اس کو کبھی ایک جگہ کبھی دوسری جگہ آپ لے کے پھرتے رہیں. تو اسی سے پھر سفر کرتے کرتے پھر ہم نے سوچا کہ ہم خود کیوں نہ ایک ایسا سٹیپ لیں کہ ہم انڈر ون روف اپنی سپرویژن میں اپنے بیٹے کے لیے ارینج کریں اور اس سے پھر دوسروں کا بھی فائدہ ہو. تو پھر ہم نے یہ اسٹینڈ لیا اور ہم نے ماشاءاللہ ہر طرح کی تھراپیز جو ہیں وہ اپنے سینٹر میں شروع کی ہیں، اور میرا بچہ ماشاءاللہ وہاں پہ لے رہا ہے، اور اب ہمارے پاس اور بھی بہت سارے بچے آ رہے ہیں. بہت. کتنے بچے آپ کے ہمارے پاس پاس اس ٹائم 17 بچے ہیں جو ہمارے سے تھراپیز لے رہے ہیں، جس میں ہماری بیہیویئر تھراپی، آکوپیشنل تھراپی، فزیو تھراپی، سینسری نیڈز کے ساتھ جو بچے آتے ہیں، ڈاؤن سنڈروم کے ساتھ آتے ہیں، ہر طرح کی اسپیچ تھراپی، اور پلس ہمارے پاس قرآن تھراپی بھی ہے. اچھا ماشاءاللہ. وہ ہمارا ذرا ہم بچوں کو لے کے آنا چاہتے ہیں کہ ان کو اپنے اسلام کے بارے میں بھی پتہ چلے، کیونکہ قرآن میں ایک طاقت ہے جو بچے بندے کو ہیل کرتی ہے. تو آپ نے کیا کیا مشکلات دیکھی؟ بہت مشکلات دیکھی. بہت سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ جو ارد گرد کے لوگ ہوتے ہیں وہی ایکسپٹ نہیں کر پاتے، اور سب سے زیادہ ملال جو ہے وہی لوگ ڈاؤن کرتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. اور آپ اس بچے کو لے کے گھر سے باہر نکلے ہو تو سب آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ بچہ کیا کر رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، کیسے تنگ کر رہا ہے. کوئی آپ کو پازیٹیو آپ کو وائبس نہیں آئیں گی. بالکل ایسے رسپانس نہیں آپ کو دیتے. اچھا پھر یہ بات ہے، لوگوں کا یہ بڑا مسئلہ ہے، اگر کوئی اسپیشل بچہ پیدا ہو بھی جاتا ہے تو سب سے پہلے جو آپ کے ارد گرد کے لوگ ہوتے ہیں وہی اکٹھا ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور ان کا یہ کام نہیں ہوتا ہے کہ وہ آپ کو آ کر تسلی دیں، الٹا آپ کو آ کر اسی بچے کے بارے میں ان کی اگر وہ اسپیشل ہے تو اس کی کوئی بھی ایسی بیماری کو لے کر اسی پہ ہی ڈسکس کریں گے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ اسپیشل نیڈس میں جو بچے آتے ہیں، اگر جیسے میرا بیٹا ہے وہ آٹزم کے ساتھ ہے، آپ اس کے سامنے کوئی بھی بات کرو اس کو سمجھ آتی ہے. آٹزم کے سب بچوں کو سمجھ آتی ہے. اینڈ وین آپ دیکھو کہ ہر بندہ اس کے بارے میں بات کر رہا ہے، کوئی بھی آپ شمیل کو چھوڑیں، آپ جو میرا بیٹا ہے کسی بھی بچے کے بارے میں آپ اس کے سامنے کہہ رہے ہو کہ یہ ایسا ہے، یہ کرتا ہے، یہ کرتا ہے، تو اس کی جو لاشعور ہے اس میں وہ ساری چیزیں بیٹھ رہی ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. اور وہ اس کو ریئیکٹ کرتا ہے، اور وہی چیزیں جو ہے نا وہ بچے کو بہتر بنانے کی بجائے اس کو اور پیچھے لے کے جاتی ہیں. بالکل ظاہر سی بات ہے، کیونکہ آپ تو پیرنٹس تو آلریڈی ان چیزوں کو فیس کر رہے ہوتے ہیں، بچہ ان سے زیادہ فیس کر رہا ہوتا ہے. بالکل ایک چیز تو وہ ساتھ لے کر چل رہا ہے کیونکہ وہ ایکسپریس نہیں کر پا رہا ہوتا. ایسے ہی ہے. اور وہ ساری چیزیں اس کے اندر ہی اور وہ جو بیہیویئرس پھر سویئر ہوتے ہیں وہ اسی وجہ سے آتے ہیں، کیونکہ ہمارا معاشرہ ان کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا ہوتا. بالکل ایسے ہی ہے. تو کیا بیہیویئر ہوتا ہے، کس طرح کا بیہیویئر دیتے ہیں؟ بیہیویئر ٹینٹرمس ہوتے ہیں، میلٹ ڈاؤنس ہوتے ہیں، جس میں وہ یہ والے بچے سیلف ہٹنگ بھی کرتے ہیں، دوسروں کو بھی ہٹ کرتے ہیں، شاؤٹ کرتے ہیں، خود کو یعنی کہ نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہر طرح کے کھانا نہیں کھانا چھوڑ دینا، اس طرح کی بیہیویئر شو کرتے ہیں. تو آپ نے ظاہر سی بات ہے اس طرح فیس کیا، تو کیا آپ کے بچے کے کیا ریئیکشن ہے؟ میرے بیٹے کا تو سب سے پہلا ریئیکشن یہ ہوتا ہے کہ وہ بہت زیادہ، اب تو ماشاءاللہ لیلا کو پتا ہے، لیلا کا نے بہت چھوٹا بھی دیکھا اور اب ماشاءاللہ 10 سال کا ہو گیا. تو جی تو لیلا نے اب بھی دیکھا اس کو، تو لیلا نے بہت ہمیں انکریج کیا کہ ماشاءاللہ شمویل تو بہت زیادہ امپروو ہو گیا ہے. اور اب تو وہ والی بات نہیں ہے، لیکن جب بہت چھوٹا تھا تو اس کو یاد رہتا ہے کہ یہ بندے نے مجھے یہ کہا تھا، یا اس نے ایسے میرے بیہیویئر پہ ریئیکٹ کیا تھا، تو وہ اس کو اپنے اندر رکھتا ہے اور پھر اس کا بدلہ بھی لیتا ہے. اچھا جی وہ بیہیویئر شو کرتا ہے. مینس یہ دیکھیں کہ ان کی کوگنیشن کتنی اسٹرانگ ہے، آئی کیو لیول دیکھیں کتنا اسٹرانگ ہے. اور ہمیں ہاں جی اب دیکھیں انٹیلیجنسی ہے، اور وہ اتنا اس کا آئی کیو لیول ہائی ہے، شارپ ہے، اور وہ بہت انٹیلیجنٹ ہے. تو ہمیں اب چاہیے کہ ہم اس کی کوگنیشن پہ کام کریں، اس کو ہم سیٹل ڈاؤن کریں. اگر وہ چیزیں یاد رکھ سکتا ہے تو ہمیں اسے پازیٹیو وے میں لے کر جانا پڑتا ہے. ہاں جی ہمیں پھر بچوں کے ساتھ جو ہے بیہیویئر تھراپی میں ہم ان کے بیہیویئرس کو مینیج کرتے ہیں، ان کے سٹنگس میں لے کے آتے ہیں، ان کا آئی کانٹیکٹ، آئی ہینڈ کوآرڈینیشن ہوتی ہے، گریپنگ ہوتی ہے، فائن موٹرز ہوتے ہیں، گراس موٹرز ہوتے ہیں. دیر آر لاٹ آف تھنگس
जो इनके साथ काम करना है तो बड़ा हौसले वाली बात है ये। और जो पेरेंट्स जैसे ये, इन्होंने तो बहुत माशाल्लाह 10 साल का हो गया, 10 साल इन्होंने उस पर इतना काम किया है, और अब हम उसको देखते हैं तो रियली अप्रिशिएटेड कि बहुत सेटल डाउन है अब बच्चा। इसी तरह हमारे पास बहुत सारे बच्चे आते हैं, अगर वो माइल्ड सिम्टम्स के साथ हैं तो वो बच्चे चले जाते हैं ठीक होकर स्कूल्स में नॉर्मल लाइफ गुजारते हैं। अब ये आप पे डिपेंड भी करता है और ये बच्चे की भी सिवियरिटी पे भी डिपेंड करता है कि वो कहाँ पे स्टैंड करता है और हम कितने टाइम में, कितने ड्यूरेशन में उसको जो नॉर्मल लाइफ की तरफ लेकर आते हैं। तो इसी तरह अगर हम ट्रिपल डी की बात करें तो वो हमारे जो एडल्ट की हिस्ट्री है, जिसमें हमने जो मेंटली, कॉग्निशन, बिहेवियरल, सोशल, हमारे जो है ना ये 3 फैक्टर्स हैं जो कि बहुत ज्यादा पंप आउट करते हैं एक नॉर्मल इंसान को। अगर आप नॉर्मली हैं, आप बड़े खुश हैं, जाते जाते कोई पर्सन भी आपको हिट करता है, अपनी जरूरी नहीं है कि वो आपको आगे मारे या कुछ करे, आपके लफ्ज ही बहुत काफी होते हैं। आप बिल्कुल मारने के लिए कहते हैं, आप कोई ऐसा लफ्ज बोल दें तो उसके लिए हम एज अ वुमन तो इस बात को ज्यादा अंडरस्टैंड करते हैं। हाँ जी, तो फिर आपकी क्या चीज इससे डिस्टर्ब हो रही है? आपका खाना, न्यूट्रिशन आपकी 0 पे जा रही है, आप स्लीपलेस हो रहे हैं, इंसोम्निया आपके अंदर आ रहा है, ठीक है, आपकी ओवर थिंकिंग जनरेट हो रही है। जब ये सारी चीजें हो रही हैं, आप अपने ऊपर क्या फोकस करेंगे? आप अच्छा खा पी नहीं रहे, आप कहते हो कि हाँ ठीक है, बस मूड ठीक नहीं है, कुछ भी पहन लो, कुछ भी खा लो, कुछ भी कर लो, बच्चों को भी डांट दिया, बाहर भी मूड ऑफ कर दिया। एक चीज आपके अंदर जो इरिटेशन जनरेट, चिड़चिड़ापन जिसे कहते हैं, वो माइनर लेवल से स्टार्ट होगा, स्ट्रेस लेवल, फिर एंजाइटी में जाएगा। फिर अगर ये लॉन्ग टाइम आपके साथ कोई कोऑपरेट नहीं कर रहा, या आपको लगता है कि मैं किसी के साथ कंफर्टेबल जोन में नहीं हूं, मैं किसी से बात नहीं कर सकती, तो वो फिर डिप्रेशन में जाएगा। जो लैला ने आपको समझाया ना, सेम यही पैटर्न चलता है इन बच्चों में भी। हम ये अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को दबा लेते हैं, लेकिन ये बच्चे एक्सप्रेस कर देते हैं। सही, वो अपने रिएक्शन से उसको शो कर देते हैं। अभी तो हम अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी स्टार्ट किए हुए हैं हमने, तो अभी हम ये करें कि अवेयरनेस प्रोग्राम बच्चों की मदर्स को, सोसाइटी को बता रहे हैं कि अगर आप देख रहे हैं तो डोंट रिएक्ट, अगर कोई रिएक्ट करना है तो हेल्पिंग हैंड बने, फंड रेजिंग करें। फंड रेजिंग भी नहीं कर सकते तो या उनके लिए आप आवाज तो उठाएं या उनका साथ तो दें, लेकिन अगर आप लोग ये नहीं कर सकते तो काइंडली आप नेगेटिवली, आप कोई भी खड़ा नहीं हो सकता, ठीक है, किसी को राइट नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। अगर आपको कोई राइट है तो पॉजिटिविटी का राइट है, अगर आपको कोई राइट नहीं है तो वो नेगेटिविटी का हम अप्रोच आपको नहीं करने देंगे। बिल्कुल जाहिर सी बात है, हम लोगों का मुआशरती रवैया जब तक ठीक नहीं होगा, हम उस चीज को आगे टैकल नहीं कर सकते। ये बड़ा मसला है हमारा, मुआशरती रवैया जो हमारे जो है ना, वो हमारे लिए बड़े इस टाइम नुकसानदेह हैं। आप जब ये शैम्बील का ऑटिज्म डायग्नोज हुआ ना, तब बिहेवियर्स लोगों के बिल्कुल फर्क थे। आज 10 साल बाद पाकिस्तान में बहुत तब्दीली आई है, यानी कि अब मैं जिस सोसाइटी में रहती हूँ वहाँ के लोग अंडरस्टैंड करना शुरू हो गए हैं। वो मुझे आके बता देते हैं कि शैम्बील जो है वो यहाँ पे है, आप बहुत ज्यादा यानी कि कोऑपरेट करते हैं, लेकिन ये अवेयरनेस आहिस्ता आहिस्ता है। बिल्कुल, इस पर मजीद हम बात करेंगे। नाज़रीन, अभी हमें यहाँ पे लेनी है ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। थैंक यू। वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा, जिस तरह हम बात कर रहे हैं इस बीमारी के हवाले से, तो इसकी सिम्टम्स क्या होते हैं? इसके सिम्टम्स डिपर्सनलाइजेशन और डीरियलाइजेशन में ये हो जाता है कि अब नॉर्मली हम सब लोग आजकल ये बहुत ज्यादा हो रहा है, इसलिए कि हम लोग चाहते हैं कि भाई हमारा स्टेटस वाइज हम बहुत अपर क्लास हो, मीडिया है, सोशल मीडिया ने बहुत ज्यादा ना डिस्टर्ब करके रखा हुआ है। अब जब हम इस चीज को देखते हैं कि अच्छा यार, मेहनत तो मैं भी कर रही हूँ, अच्छे कपड़े मैं भी पहन रही हूँ, उसने तो ब्रांड का पहना हुआ था, मैंने भी अच्छा पहना हुआ था, लेकिन मैंने लोकल ड्रेस पहना हुआ था। एक चीज होती है आइडियलाइजेशन, ठीक है, एक है रियलाइजेशन, और एक जो है कि आप जिस स्टेट में हैं उसको आप एक्सेप्ट करें। आप एक्सेप्ट नहीं करते तो आप ये डीरियलाइजेशन की तरफ जाते हैं, और फिर डीरियलाइजेशन को आपने डीपर्सनलाइज करना होता है कि अब एसोसिएशन हो जाती है ना किसी चीज से। तो इसके साइंस हैं कि आप बात पे एक पर्सन है पैसों की बात करता है कि यार ये इतने का है, ये ऐसे है, ये मुझे तो ये पसंद है, अच्छा तुम्हें ये पसंद है, मुझे मैं तो ऐसे नहीं करती। मतलब हम दूसरे के बारे में नहीं बात करेंगे, देन यू आर टॉकिंग अबाउट योर सेल्फ ऑल द टाइम। आई मी माई सेल्फ, अपने बारे में जो भी बात अपने बारे में होगी कि मुझे ये पसंद है, मैं ऐसे करना चाहती हूँ, मैं पता नहीं कब करूंगी, ऑल द टाइम कैलकुलेटर।
आप अपने बारे में सोचते रहते हैं और रहते उसी बारे हैं, में। हाँ आप जी। टैग बन गए हो कि बस टैग बता रहे हो कि मैंने ये ब्रांड पहना हुआ है, ये इससे आया है, ये इससे आया है, कि आप वो हो नहीं जो आप शो करना चाह हाँ रहे जी। हो। तो यहाँ पे फिर आती है कि आप उस लेवल पे जाते हैं कि इसका मतलब है आपने एक आइडियलाइजेशन की हुई है, उस तक पहुंचने के लिए आपको स्टेप्स चाहिए। बिल्कुल। तो फिर हम लोग जो है फिर इनको थेरेपीज करवाते हैं। अगर बंदा समझ जाता है कि ये मैं बहुत ज्यादा ओवर हो रहा हूँ, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, हर इंसान को पता चल रहा होता है। कुछ लोग फिर भटक जाते हैं ना, फिर जो भटक जाता है वो तो फिर इसी चीज में लग जाता है, उसके फिर रिलेशनशिप्स अफेक्ट हो रहे होते हैं, उसकी बहुत ज्यादा चीजें अफेक्ट हो रही होती हैं। जिसको रियलाइज हो जाता है कि नहीं मुझे लग रहा है कि इसमें कोई प्रॉब्लम है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, पहले तो वो कुछ स्टेप लेगा कि मैं इस चीज को स्टॉप करूं। हम भी ऐसे करते हैं, ओवर थिंकिंग अगर हो हमें तो हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली हम अपनी डाइवर्शन या अपनी बिजनेस हम ज्यादा कर देते हैं। डाइवर्शंस को हम देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। तो फिर पर्सन पहले तो खुद हेल्प आउट अपनी करता है बाय देयर सेल्फ, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम अगर उसको रियलाइज होता है कि नहीं यार ये बहुत ज्यादा हो रहा है, अब मुझे किसी की असिस्टेंस ही चाहिए, फिर वो जाते साइकोलॉजिस्ट के पास, किसी को कॉल करेगा या जाएगा, चुप करके जाएगा, बताएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो एक टैबू है ना कि भाई आप गए हैं तो आप पागल हैं। हाँ, ये टैग है कि आप अगर किसी डॉक्टर से इस तरह मिलने जा रहे हैं या बात करने जा रहे हैं तो वो अपनी बीमारी भी अगर आपने उसे बतानी है तो समझेगा शायद इसको जी पहला जो रिस्पॉन्स आता है ना इस चीज पे कि आप सेशन ले लें, आप बस अपने आप को रिलैक्स करने के लिए साइकोलॉजिस्ट के पास चले जाए, तो वो सबसे पहले मरीज खुद ही कहता है कि क्या मैं पागल हूँ, मुझे थेरेपीज की क्या जरूरत है मुझे इस चीज पहले की। तो उसको अंडरस्टैंड करवाएं, उसको रियलाइज कराएंगे। देखिए हम नॉर्मली किसी के पास जाते हैं तो वो कहते हैं आप साइकोलॉजिस्ट को बताएं मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। आई एम वेरी फेड अप फ्रॉम दिस क्वेश्चन। अब आप क्या करते हैं, आप उनको बताएं कि साइकोलॉजी इज नॉट अबाउट कि मैं आपके बारे में क्या बताऊं। डू यू नो द डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी? आपको पता है साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर। आपके जो बिहेवियर्स हैं वो बताएंगे कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है या आप क्या कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। हम आपसे फौरन 1 मिनट में नहीं बता सकते। वी आर नॉट लाइक सिग्नल्स कि आप कनेक्ट हो गए तो हम बता दिए कि अच्छा ये भी होती है, ये टेलीपैथी कहलाता है, तो दिस इज एन अदर फील्ड, ठीक है, लेकिन ये साइकोलॉजी में नहीं होता, ठीक है। तो लोग ऐसे पूछते हैं, तो फिर ये जो साइंस है इनके तो यही है। फिर ये लोग जाते हैं, फिर इनका फर्स्टली यही होता है सेशन में कि इनको बताया जाए कि देखें आपके साथ कोई मसला नहीं है, इट्स नॉर्मल। लाइफ में बहुत ज्यादा अप एंड डाउन आते हैं, मिसहैप्स होते हैं, उसकी वजह से कुछ ट्रॉमास भी होते हैं। हम उस टाइम पे ग्रीफ की हालत से नहीं निकल पाते, वो टाइम हमारे लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है। विद द पैसेज ऑफ टाइम हमें ये लगता है कि यार मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मेरा वो टाइम गुजर गया। नो, जब उसके बैक इफेक्ट्स आते हैं आपको वो बहुत ज्यादा अर्थक्वेक की तरह शैटर करते हैं, आप उसी तरह रोते हैं, उसी तरह चीखते हैं, उसी तरह आप अपनी फीलिंग्स को बहुत ज्यादा एक ब्रेकिंग Mental health आपकी फुल शैटर्ड हो जाती है। अब यहाँ पे हम उसके वो ही एक्सपीरियंसेस, अगर उसके चाइल्डहुड हैं एक्सपीरियंसेस, अगर चाइल्डहुड बहुत अच्छा है तो वेरी गुड। अगर उनके एडल्टहुड में कोई प्रॉब्लम हुआ है या अगर उनकी यूनिवर्सिटी, हर एक फेज है, उस किसी फेज में अगर कोई प्रॉब्लम हो है, उस ट्रॉमा में है, तो हमने उस ट्रॉमा को सॉर्ट आउट करके उसको डिपर्सनलाइज और डीरियलाइजेशन कराने के बाद उसको नॉर्मल लाइफ में लेकर आना होता है। जब वो उसकी सारे सेशंस कंप्लीट हो जाते हैं, अब हम कहते हैं कि यू आर ओके, नाउ यू कैन मूव इन द सोसाइटी। आप अपने कामों के साथ भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो कि बहुत अच्छी जो है व्हाइट कॉलर लोग हैं जो कि बहुत अच्छी सीट्स पे हैं और काम कर रहे हैं, लेकिन उनको थोड़ी थोड़ी असिस्टेंसी चाहिए होती है, क्योंकि हमारा माइंड, हमारा ब्रेन ऐसा है, इसे शट डाउन चाहिए होता है, थोड़े से टाइम के लिए रिलैक्सेशन चाहिए होती है। बिल्कुल ऐसे ही है। आप तो हर वक्त आते हैं वो लोग अपने काम डेली रूटीन में कर रहे हैं, लेकिन आते हैं थोड़ी सी हेल्प आउट ले लेते हैं, बातचीत कर लेते हैं, उन्हें जो जो उनके मसाइल होते हैं उनमें हम उनको गाइडलाइन देते हैं उनके अपने, क्योंकि आपकी जब तक मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं होगी आपकी फिजिकल हेल्थ भी अच्छी नहीं होगी। बिल्कुल ऐसे ही है। बड़ा ऐसे पेशेंट्स को भी जो है वो कंट्रोल करना वो तो कितना मुश्किल हो जाता है। बहुत मुश्किल होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर बहुत दफा ऐसे होता है फर्स्ट सेशन आपसे लेते हैं तो कहते हैं कि भाई कोई फर्क नहीं पड़ा, आपके पास आना तो बेकार गया। विद द पैसेज ऑफ टाइम आफ्टर 2 और 3 days दे कैन रियलाइज कि अच्छा नहीं ये तो अफेक्ट हो गया, अनकॉन्शियस लेवल पे अफेक्ट हो रहा होता है। सेशन का ऐसा हो ही नहीं सकता, आप किसी भी साइकोलॉजिस्ट के पास जाओ कि आपके ऊपर अफेक्ट ही ना हो, ठीक है। अगर आप थेरेपीज ले रहे हैं, आप काउंसलिंग ले रहे हैं, गाइडलाइन ले रहे हैं, आपके ऊपर अफेक्ट होगा।
اب آپ جاتے ہیں پھر آپ کہتے ہیں بیک کال آتی ہے کہ نہیں اس کا تو بہت, آپ مجھے ڈاکٹر صاحبہ دوبارہ ٹائم دیں, آپ کے ساتھ سیٹنگ کرنی ہے, یہ وہ. اچھا میڈیسن سے بھی جو ہے وہ یا تھراپی سے کتنا ریلیف ملتا ہے؟ اچھا دیکھیں, اب بہت ساری چیزیں, اب جیسے بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں بہت سیوریٹی ہوتی ہے. پیشنٹ جو ہوتا ہے اس کو پتہ نہیں ہوتا, وہ بالکل جب ہینڈ جب پہنچ جاتے ہیں نا ان کے, پھر ہمارے پاس آتے ہیں بالکل را مٹیریل ہو کے. اب کچھ اتنے سیویئر ہوتے ہیں کہ ان کے لیے پھر ہم سائیکیٹرسٹ ریفر کرتے ہیں, پھر ہم وہ ریکمینڈ کرتے ہیں تو وہ جاتے ہیں میڈیسن لے کے, پھر اس کے بعد جیسے ان کے میڈیسنس کے ساتھ پھر تھراپیز اور کاؤنسلنگ وغیرہ کا کام چلتا رہتا ہے. صحیح, یہ ساری چیز ہوتی ہیں. اسی طرح اگر ہم بچوں کی بات کرتے ہیں تو بچوں میں بھی اگر لیول سیویئرٹی کا ہے تو انہیں کام ڈاؤن کرنے کے لیے پہلے, اگر وہ کام ڈاؤن ہی نہیں ہوگا وہ ہماری بات کیسے سنے گا, اسے کام ڈاؤن کر کے پھر ہم اپنی تھراپیز وغیرہ جو ہے نا اسٹارٹ کرتے ہیں. جی ٹھیک ہے, اس کا علاج جو ہے وہ ممکن ہے ہر بیماری کا. اچھا کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ ہم جیسے یہ اسپیشل نیڈز ہیں, اگر یہ ختم نہیں ہو سکتی تو آپ ان کو پوری زندگی, آپ کو پتہ ہے کہ آپ مینیج کر کے کس طرح سے آپ اپنی زندگی گزار سکتے ہو. یہ نہیں ہے کہ بھئی یہ نہیں ہو سکتا, یہ تو پاگل ہے اور یہ ختم ہوگی بات, ایسا نہیں ہوتا. کتنے بھی مسائل ہیں نا دنیا میں, کیونکہ مسئلے ہوتے ہیں بعد میں آتے ہیں, پازیٹیو چیزیں پہلے ہوتی ہیں, نیگیٹو چیزیں بعد میں آتی ہیں. تو اس کا مطلب ہے جو بعد میں چیز آئی ہے وہ ماڈیفائی ہم اس کو کر سکتے ہیں, ہمارے پاس ہے آپشن, آپ خود بھی کر سکتے ہیں. بس بیہیویئر آپ کے جو ہیں وہ ان کو چینج کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اور اگر آپ کسی سے ہیلپ لے لیں گے تو کوئی اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ پہلے ایکسیپٹ کریں. ٹھیک ہے, اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں اس سے بات کروں گا اس سے بات کروں گا کوئی مسئلہ ہو جائے گا تو آپ پھر خود اس کے لیے اسٹیپ لیں, آپ کو لینا پڑے گا اس کے لیے اسٹیپ. آج نہیں تو کل جب چیزیں بگڑ جائیں گی تب بھی تو لیں گے جب سب کے نوٹس میں آ جائیں گے. اس سے پہلے ہی کام بات بگڑے تو آپ پہلے ہی اسٹیپ لے لیں, بالکل زیادہ بیسٹ ہے. اچھا شمائلہ, جس طرح ابھی ہم بات کر رہے تھے بچوں کے بیہیویئر کے حوالے سے, ساتھ ہم پیرنٹس کے بیہیویئر کے حوالے سے بھی بات کریں گے کہ پیرنٹس کا کیا ری ایکشن ہوتا ہے جو بچے پھر آپ کے پاس آتے ہیں. میں آپ کو سب سے پہلے تو بتاؤں گی کہ نا جب یہ جو آٹزم یا اسپیشل نیڈس کے جو بچے ہیں نا, ان کے سمٹمز آنا شروع ہو جاتے ہیں. اگر تو ماں کا پہلا بچہ ہے اور اس کے ساتھ اس کی ساس یا اس کی مدر ہے تو وہ اس کو بتاتی رہتی ہے کہ بھئی یہ تمہارا بیٹا ہے یا بیٹی ہے, یہ اس طرح نہیں کر رہا, میں اس سے بات کرتی ہوں یہ میری طرف دیکھتا نہیں ہے, یہ گردن صحیح ٹائم پہ نہیں اس نے سنبھالی, اس ٹائم پہ تو بچے گردن سنبھال لیتے ہیں. یہ ان بچوں کے مائل سٹونز ہیں. یہ اس ٹائم اتنے مہینے کا بچہ بیٹھنا شروع کر دیتا ہے لیکن یہ بیٹھ نہیں رہا, اتنے سال یا 1 سال 9 مہینے کا بچہ چلنا شروع ہو جاتا ہے تو یہ چل نہیں رہا, بیٹا اس میں کوئی پرابلم ہے. لیکن اگر کوئی سنگل ماں رہ رہی ہے, سنگل فیملی رہ رہی ہے تو وہ ماں اتنی جلدی انڈرسٹینڈ نہیں کرتی. وہ بڑے جو ہیں وہ ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں لیکن ہم اس کو اگنور کر رہے ہوتے ہیں, نہیں شاید یہ ذرا سا ڈیلے ہے, شاید یہ کمزور ہے. لیکن پھر وہ شروع میں ڈاکٹرز بھی آپ کو صحیح سے گائیڈ نہیں کرتے, وہ کہتے ہیں نہیں بول نہیں رہا, تھوڑے عرصے بعد بولنا شروع کر دے گا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ وہ ہمارے پاس جو بچے آتے ہیں وہ 18 منتھ اور 2 ایئرس کے جب ہو جاتے ہیں تب یعنی کہ ان کے تھوڑے تھوڑے بیہیویئرز, جیسے ماں نے بلایا ہے کہ نام سے بلا رہی ہے وہ نہیں آ رہا, تو وہ اپنی دنیا میں گم ہے, وہ اپنے شیڈو کے ساتھ کھیل رہا ہے, اپنے ٹوائز کے ساتھ کھیل رہا ہے, وہ اپنی دنیا میں گم ہے. بچے سارے ایک جگہ پہ بیٹھے کھیل رہے ہیں, وہ دوسری جگہ پہ الگ سے کھیل رہا ہے. تو وہ جب ماں پھر اس کو لے کے جاتی ہے سائیکیٹرسٹ کے پاس, چائلڈ سائیکیٹرسٹ کے پاس, پھر وہ ان کو سائیکولوجسٹ کے پاس بھیجتے ہیں, پھر اس کی اسیسمنٹ ہوتی ہے, پھر وہ 2 سال کی عمر میں ڈائگنوز ہو جاتا ہے. لیکن ماں جو ہے نا وہ ایک ڈینائل فیز میں چلی جاتی ہے. ماں بھی کئی کیسز میں مدر اور کئی کیسز میں فادر وہ ڈینائل میں چلے جاتے ہیں, وہ اس چیز کو ایکسپٹ ہی نہیں کر رہے ہوتے کہ میرا بچہ جو ہے وہ اسپیشل نیڈس کے ساتھ ہے. اس بچے کا ٹائم ضائع کر رہے ہوتے ہیں. بیکاز اگر اس ایج میں اس کی تھراپی شروع ہو جائے تو وہ بہت جلدی مینیج ہونا شروع ہو جاتا ہے, کیونکہ آٹزم از مینیجیبل ناٹ کیوریبل. آپ جتنا جلدی اس کو مینیج کریں گے, جتنا جلدی آپ اس کو تھراپیز کے لیے لے جانا شروع کر لیں گے اور اس کو ایکسیپٹ کر لیں گے کہ بس یہ اللہ کی طرف سے تھا اور ہمارے ساتھ ہونا تھا اور اب ہم نے اس کو مینیج کرنا ہے تاکہ اپنے بڑھاپے سے پہلے یہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جائے. آپ جتنا ٹائم لگاؤ گے اس کو کرنے میں, ایکسیپٹ کرنے میں, وہ اس بچے کا ٹائم ضائع ہو رہا ہے اور آپ اس کو پیچھے لے کے جا رہے ہو. کیونکہ بیہیویئر جب سویئر ہو جاتے ہیں تو ان کو بریک کرنا بہت مشکل ہے, ان لرن کرانا بہت مشکل ہے. تو جو بچے پھر اس طرح آتے ہیں یا دیر ہو جاتی ہے, وہ بچے آپ کے پاس آئیں تو ان کا پھر ریئیکشن تو آپ کے لیے بڑا سوئے قسم کا ہم نے مارے کھائی ہوئی ہیں بچوں سے.
چیزیں توڑوائی ہوئی ہیں, بہت کچھ وہاں کیا کتنے حوصلے کی ضرورت ہے, بہت زیادہ. اور ہماری ٹیم ہم لوگ دیکھتے ہیں ہمارے اندر تھوڑا برداشت کی بہت زیادہ کمی ہے, تھوڑا نہیں بہت زیادہ برداشت کی کمی ہے. نارمل لوگ جو ہیں وہ تھوڑی سی بات کو برداشت نہیں کرتے. اس کے لیے نا ٹریننگ اور کریکٹر بلڈنگ کا بہت زیادہ افیکٹ ہوتا ہے کہ ہم لوگ اب جیسے میں ادھر ہوں تو میں اب ٹریننگ وغیرہ بھی ان کے دے رہی ہوں, تو بچیوں کو ٹریننگ دینا کہ یو آر اے تھراپسٹ, پہلے اپنے آپ کو پروفیشنل دیکھیں. ابھی ایک ڈومین نہیں, ابھی تو ہم صرف بچوں کی بات کریں, اس میں کچھ تھراپسٹ بھی ہیں. تھراپسٹ جو ہیں ان کی کریکٹر بلڈنگ ہم نے کرنی ہوتی ہے, کتنے اسٹرانگ ہو کہ چیزوں سے اگر وہ بیٹھا ہے اور اس نے کوئی بھی ایسا بہیویئر کر دیا ہے, ہاں, تو پھر دین واٹ یو ہیو ٹو ڈو. ہم نہیں کر سکتے, ہمیں جیسے لڑکیاں نازک سی ہوتی ہیں, سینسٹیو, وہ چیز ہمیں کہیں اپنا ایک پرس ہونا جو ہوتا ہے وہ ہمیں آف کر کے بالکل, اور پھر ہمیں ان کرنا پڑتا ہے اس میں. آپ اگر یہ آٹزم کے بچے کو ایک نارمل ٹیچر کے سامنے بٹھا دو اور اس نے اس کو ایک لگا دی ہے یا اس کے منہ پہ تھوک دیا تو وہ کیا کرے گی؟ وہ تو اٹھ کے کھڑی ہو جائے گی, ساری چیزیں پھینک دے گی, بھائی میں اس کو نہیں. ہم لوگوں کا لیکن جو ہمارے تھراپسٹ ہیں وہ تھپڑ بھی کھاتے ہیں بچے ان کے, لیکن they have to be strong اور no feeling, no emotions. اب تو no reaction. وہ زیادہ دیکھیں ریئیکشن آپ نہیں دیں گے, ظاہر سی بات ہے بچے آلریڈی وہ چیز کو فیس کر رہے ہیں, تو ریئیکشن تو آپ دے ہی نہیں سکتے. وہ جو ایکشن ہے نا بچے کا, وہ اس نے کیا ہی ریئیکشن لینے کے لیے. اچھا جی, اس میں مزید ہم بات کریں گے. ناظرین ابھی ہمیں یہاں پہ لینی ہے بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. اچھا, جس طرح بچوں کی ہم بات کر رہے ہیں تو ان کی سہولیات کے حوالے سے بھی آپ سے جاننا چاہیں گے کہ کیا کیا سہولتیں اس ٹائم جو ان کو دی جا رہی ہیں. ہمارے پاس اے بی اے تھراپیز ہیں جس میں ہمارے پاس 7 ڈومینس ہیں. اس میں ان کی ڈفرنٹ ٹائپ کی تھراپیز ہوتی ہیں, جس میں ہمارے پاس پہلی سوشل اینڈ پلے, جس میں ان کو سوشلائزیشن, کھیلنا, یہ سب کچھ سکھایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس جو باقی اے بی اے میں ہی بہیویئر تھراپی میں ہی ہم ان کے اکیڈیمکس پہ بھی کام کرتے ہیں, یعنی کہ جو بچے اس لیول پہ آ جاتے ہیں کہ جو پڑھنا لکھنا شروع کر سکتے ہیں, تو ہم ان کو اکیڈیمکس کی طرف لے آتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ان کی FLS فنکشنل لیونگ اسکلس, یعنی کہ انہوں نے زندگی اپنی میں کپڑے کیسے پہننے ہیں, کیسے اتارنے ہیں, باتھ روم کیسے جانا ہے, ٹوائلٹ ٹریننگ, یہ سارا کچھ ہم ان کو سکھاتے ہیں. اسپیچ تھراپی میں ہمارے پاس اسپیچ تھراپسٹ ہیں جو بچوں کو بولنا سکھاتے ہیں. اس کے علاوہ ان کا جو ماؤتھ ہے اس کی پوری ایگزامینیشن ہوتی ہے کہ کوئی ایسا ڈیفیکٹ تو نہیں ہے, ٹیتھ الائنمنٹ تو نہیں خراب, یا ٹنگ کا کوئی ایسی, کیونکہ کئی بچوں کی جو زبان ہے وہ بڑی ہوتی ہے, کئی ایسے بچے ہوتے ہیں جن کی ٹیتھ کی الائنمنٹ صحیح نہیں ہوتی, اور کئی ایسے بچے ہوتے ہیں کہ ان کا ووکل کارڈ صحیح کام نہیں کر رہا ہوتا. تو یہ ہماری اسپیچ تھراپسٹ کے سارے کام ہوتے ہیں کہ پہلے تو وہ اس کی اسیسمنٹ کرتی ہے, اس کے بعد پھر وہ انہی لائنز پہ کام کرتی ہے کہ اس کو کیسے ہم نے سکھانا ہے. اگر تو اس بچے کی کوئی سرجری وغیرہ, جیسے کئی بچوں کی ٹنگ ٹائی ہوتی ہے, تو وہ پھر ہم وہ ریکمینڈ کرتے ہیں, اس کے بعد پھر اس کی اسپیچ تھراپی شروع ہوتی ہے. لیکن اگر آپ کا بچہ ماں, بابا, یس یا نو, کچھ ایک ورڈ بھی اس کے پاس ہے, تو ہمارے پاس امید ہوتی ہے کہ یہ بولے گا. اس کے علاوہ پھر وہ ایک ورڈ ہی ہمارے لیے کافی ہوتا ہے اس کو بلانے کے لیے. وہ پھر دیٹ مینس کہ اس کا ووکل کارڈ صحیح کام کر رہا ہے. اگر وہ ایک ماما بول رہا ہے, بابا بول رہا ہے, یس بول رہا ہے, یا صرف نہ ہی بول رہا ہے, نہ کر رہا ہے, تو دیٹ مینس کہ جو ادھر اللہ تعالیٰ نے سسٹم لگایا ہے وہ کام کر رہا ہے. تو اس کو پھر ہم نے ورکنگ لے کے آنا ہے, تاکہ اس کو ہم نے وکیبلری دینی ہے. پھر وہ اسپیچ تھراپسٹ. آکوپیشنل تھراپی میں ہمارے پاس آکوپیشنل تھراپسٹ ہے جو ان کی OT کی تھراپی کرتا ہے. ساتھ میں ہمارے پاس سینسری, کئی بچے ہوتے ہیں جو ٹیکسچر سے سینسٹیو ہوتے ہیں, وہ ایک ہی طرح کا کپڑا پہنیں گے, اگر آپ نے ان کو دوسرا پہنا دیا تو وہ کہیں گے, اریٹیٹ ہونا شروع ہو جائیں گے کہ میں نے یہ نہیں پہننا. پھر ہم ان کو سینسری تھراپی, اور کئی بچے بہت زیادہ ہائپر ہوتے ہیں تو ان کی پھر پریشرز اور اس طرح کی ڈفرینٹ ٹائپ کی تھراپیز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. وہ ظاہر سے ان بچوں کو ہمت والا کام ہے اور بڑا ہی دیکھی کا کام آپ لوگ کر رہے ہیں کہ ایسے بچوں کو سنبھالنا جو ہے. وہ پیرنٹس بھی سم ٹائم ہوتا ہے نا, ان کا ریئیکشن بھی وہ جو ہے وہ فیڈ اپ ہونا شروع ہو جاتے ہیں, یا وہ کہتے ہیں کہ یار یہ کیا, جس بیماری سے وہ لڑ رہا ہے, فیس کر رہا ہے, اس سے پیرنٹس بھی جو ہے وہ گزر تو رہے ہوتے ہیں, وہ بھی اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کر پا رہے ہوتے نا.
एक बड़ा हौसले वाला और अच्छा काम का जी, आप जी। लोग कर रहे हैं। अच्छा, जिस तरह हम इस बीमारी के हवाले से जानना चाह रहे थे कि थेरेपी करती हैं, उसके अलावा इसकी क्या ये इसका जो इलाज है वो किस तरह किया जा सकता है और उस पर कॉन्फिडेंस किस तरह बिल्ड किया जा सकता है? कॉन्फिडेंस इन व्हाट सेंस? कि जिस तरह हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, Okay. फिर कॉन्फिडेंस लूज कर जाते हैं, हम लोग जो है होप जो है हमारी चली जाती है, उस हवाले से हम बात करेंगे। डीपर्सनलाइजेशन एंड डीरियलाइजेशन में हम ये देखते हैं कि अगर पर्सन है, अगर उसकी होप खत्म हो गई है और उनको कॉन्फिडेंस कैसे मिलेगा। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप अपना किसी रिलेशनशिप में 100% दे रहे हैं, देन यू आर कॉन्फिडेंट। आपसे अगर कल को, जैसे आज हमारी सोसाइटी का जो एक हमारा एक कल्चर है, हम उसमें एक स्ट्रक्चर, एक सिस्टम है ना, उसमें वी आर आंसरेबल टू एनी काइंड ऑफ अ रिलेशन, कि मैंने ये किया था, तुमने क्या किया। दिस इज अ वेरी कॉमन थिंग। सो मैं तो ये करता हूँ, गिव एंड टेक होता है। अगर आप कहते कि मैं सब कुछ करता हूँ, ऐसा नहीं होता। अगर आप किसी रिलेशन में हैं, अगला पर्सन भी आपको बैक दे रहा है। हाँ, अगर आप 100% दे रहे हैं, देन यू आर कॉन्फिडेंट। एंड मुझे लगता है फिर आपको अपनी सेल्फ ट्रिमिंग खुद करनी चाहिए कि भाई मेरे पास तो किसी उसमें मैंने कोई अपनी तरफ से तो कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी। अगर कोई है तो बताएं। अगर आगे से आपको आता है कि ऐसे ऐसे ऐसे, देन यू हैव टू एक्सेप्ट, यू हैव टू वेरी फ्लेक्सिबल। हाँ, लेकिन आप ये भी बता सकते हैं कि इफ ये चीज हो रही है, अगर मैं इस टाइम में यहाँ हूं या वहां हूं या ये कर रहा हूं, देन हु कैन डू दिस थिंग आफ्टर मी। ठीक है, ठीक है। देन दैट पर्सन इज आंसरेबल। अगर वो अपने 100% दे रहा है, देन जो क्लैशेस होते हैं, जो अंडरस्टैंडिंग होती है, हमें एक दूसरे के मुताबिक फिर एक दूसरे को ट्यून करना पड़ता है। कुछ उनकी सुननी पड़ती है, कुछ अपनी सुनानी पड़ती है। बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है। लेकिन ये ऐसा होता बड़ा कम है। ऐसा बहुत कम होता है। ऐसा बहुत अंडरस्टैंडिंग की जो है, यू हैव टू गिव द स्पेस। आप स्पेस देते हैं, देन यू कैन सी के भाई अच्छा कॉन्फिडेंस। मैं तो कॉन्फिडेंट तभी हूं ना जब मैं अपने रिलेशन में 100% दे रही हूँ। देन मुझे पता है कि कल को कोई बात करेगा, मैंने पूछना है कि भाई बताओ कहाँ पे। अच्छा, कुछ लोगों में ये भी बिहेवियर होता है ना कि बस मैं ही ठीक हूँ, मेरी जो बात है वो मैंने कह दी है, वो ऐसे पत्थर पे लगी है। वेरी इगोइस्टिक। हाँ, उनके लिए फिर और है, बहुत सारे लोग होते हैं वो आगे से ऊपर से बहुत अच्छे उनके साथ होते हैं, दिल में होता है कि यार ठीक है, ये आया है, प्रेशर है, ये है, वो है, चलो बस 10 मिनट तक चला ही तो जाएगा, इसको क्या कहना, खामोशी हो जाओ। दूसरा पर्सन इस मामले में बड़ा कॉम्प्रोमाइज कर रहा होता है। बट अगर आप ऐसे हैं तो आपको चाहिए कि आप अपने ऊपर नोटिस करें कि यू कैन नॉट बी ऑलवेज ओके। ठीक है, ये नहीं है कि मैं कह रहा हूं तो ये बात सही है। आप देखो, आप कह रहे हो अपनी डोमेन में कह रहे हो, मेरे शू में आके तो देखो कि फ्रेम क्या है। अगर मेरे शू में आके देखो कि मेरे लिए तो ये पॉसिबिलिटी ही नहीं बनती। अगर आपके लिए बनती है कि भाई लाइफ में सब कुछ ईजी, भाई तुम्हारे लिए ईजी होगा, तुम्हारे लिए एक मसला है, मेरी लाइफ में बड़े मसले हैं, मुझे उनसे पहले फाइट आउट करके फिर मैंने आना है। फिर जब मैं आऊंगा तो भी बताओ, मैंने फिर वापस उसी में जाना है, फिर मैंने जाके लड़ना है। एक चीज नहीं है, बहुत सारे हाँ, बहुत सारे मसले हैं। अब हर बंदा नहीं समझ सकता, क्योंकि हमें लगता है कि एक चीज है, क्योंकि कुछ लोग होते हैं वो अपनी बाउंड्रीज में अपनी इर्द गिर्द के लोगों का बड़ा वो ख्याल करते हैं। उन्हें लगता है कि भाई मैं हूंगा तो ये सब कुछ ठीक होगा, अगर मैं नहीं हूं तो देखूंगा। स्ट्रगलिंग पॉइंट होता है। तो ये सारी चीजें इंसान के अंदर तब बिल्ड होती है जब वो स्ट्रगल कर रहा होता है। स्ट्रगलिंग पॉइंट में जो चीज मिच्योर हो जाती है, लीड कर जाती है, आप हैबिचुअल हो जाते हो, वो चीज फॉर द लॉन्ग टाइम है, फिर आप उससे डिएसोसिएट कर ही नहीं सकते। एसोसिएशन जब कनेक्ट हो जाता है ना, तो फिर डिएसोसिएट नहीं हो सकता। अच्छा, सबसे मेन रीजन भी आती है कम्युनिकेशन गैप, जो हम बात कर रहे थे कि ये भी एक बहुत बड़ा मसला है। समटाइम हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते, अपनी चीजों को बयान नहीं करते, तो वो तीन चीजें आपको, हम कहते हैं कि भाई बड़ा मसला है इस रिश्ते में, पहले ये तो देखें कि भाई मसला तुम्हारे साथ नहीं है, तुम अपना 100% दे दो, मसला मेरे साथ है, मैं बात नहीं कर पाता। ये चीज है। हम लोग कहते हैं भाई मसला तुम में है, मेरे रिलेशनशिप में है, मैं तो मर गई, मुझे तो ये हो गया, मुझे तो वो हो गया, मैं तो ये तो बात ही नहीं हो सकती, मैं लॉन्ग टाइम चल ही नहीं सकती। इसका मतलब है मसला आपके अंदर है। हम कहते हैं कि भाई मसला तुम्हारे अंदर, मैं तो तुमसे बात ही कर सकती। भाई उसने नहीं कहा कि आप बात ना करो, आप उसको पूरा एक फ्रेमवर्क तो दो, आपके पास पूरा फ्रेमवर्क आ गया, आप उसको सुनो तो सही। सही, बिल्कुल। वो खुद को जो है वो लाजमी जो है अपने आप को जो सेल्फ जो अकाउंटेबिलिटी है, दैट इज द फर्स्ट प्रियोरिटी इन एनी रिलेशन, इन एनी कंडीशन, इन एनी सिचुएशन। सही, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा। आपको बहुत शुक्रिया शुमाइला, आपको बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही नाज़रीन, अभी हमें यहाँ पे लेनी है ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ कुछ और गेस्ट मौजूद होंगे।
वेलकम बैक नाजरीन, और ब्रेक के बाद हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं। सबसे पहले उनका तारुफ करवा देती हूँ। आज सबसे पहले हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं वो हैं जी डॉक्टर उस्मान अमीरुद्दीन, जो कि पायनियर प्लास्टिक सर्जन डीजी खान से हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। थैंक यू मैडम, आपका बहुत शुक्रिया। और इसके साथ ही जो हमारे दूसरे गेस्ट हैं वो हैं जी बड़ी जबरदस्त पर्सनालिटी ताहा कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि मेंबर ब्रिटिश एम्पायर से हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? बिल्कुल ठीक जी, ठीक ठाक हैं। वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। थैंक यू। और इसके साथ ही नाजरीन, इनसे तो बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा, क्योंकि आज हमने डॉक्टर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, तो इनसे आज हम बड़ी मजे की बातें करने वाले हैं। ताहा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, कुछ हम इंटरनेशनल हवाले से भी बात करेंगे, पाकिस्तान की क्या सूरत हाल चल रही है उस पर भी बात करेंगे। तो जो हमारा पहला सेगमेंट होता है हेल्थ टिप्स, तो पहले उसकी तरफ चलते हैं। जी नाजरीन, आज हम बात करेंगे चॉकलेट पे। चॉकलेट किसको नहीं पसंद? तमाम बड़े छोटे बच्चे जो हैं वो सब बड़े शौक से खाते हैं, सबकी बड़ी फेवरेट होती है। मेरी भी ऑल टाइम फेवरेट है। जब कभी भी जो है वो मैं उदास हूँ या मुझे लग रहा हो कि मुझे चॉकलेट खानी चाहिए, तो मैं बहुत सारी फिर चॉकलेट जो है वो खाती हूँ। तो चॉकलेट के हवाले से आज हम जानेंगे कि बहुत सारे लोगों के इसके बारे में कि ये चॉकलेट सेहत के लिए अच्छी नहीं होती, लेकिन इसके बहुत सारे फवाइद भी हैं चॉकलेट खाने के, जो कि मैं आज आपको बताऊंगी कि इसमें आयरन, कॉपर और सेलेनियम, मैग्नीशियम, पोटाशियम मौजूद होता है, जो कि आपकी सेहत के लिए बड़ा अच्छा है। अगर हम जैसे देखते हैं कि आजकल जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी, लोग बड़े उदास हो जाते हैं, आपके मूड स्विंग्स बड़े होते हैं, तो आप जब आपके मूड स्विंग्स हो तो अगर आप उनको चॉकलेट को खाते हैं तो आपका मूड बड़ा अच्छा हो जाता है, आप बड़ा हैप्पी फील करते हैं। आपको फिर थोड़ा सा ये होता है कि क्योंकि मीठी होती है तो ये आपकी जो चीजों को, आपके दिमाग को बड़ा सुकून देती है, आप रिलैक्स फील करते हैं। आजकल हम देखते हैं अगर हमने किसी को गिफ्ट भी देना है तो हम उसको चॉकलेट जो है वो गिफ्ट कर देते हैं, तो जो उसके चेहरे पर स्माइल होती है वो बड़ी अच्छी लग रही होती है कि जैसे जी चॉकलेट मिल गई, कोई खजाना मिल गया। तो चॉकलेट जो है वो बड़ी फेवरेट होती है हर किसी की। इसके हवाले से ये बताएंगे कि एंटीऑक्सीडेंट होती है। इस पर जो है वो जदीद रिसर्च की जा रही है, वो यही है कि ये कैंसर से भी आपको बचाती है। अगर स्किन के लिए बड़ी अच्छी है, जिनको हार्ट का मसला होता है, इस हार्ट वालों के पेशेंट के लिए बड़ी अच्छी है। अगर वो दिन में डेली जो है चॉकलेट खाना शुरू कर दें तो हार्ट जो है उनका बड़ा महफूज रहेगा। अच्छा, ब्लड प्रेशर के हवाले से भी बात करेंगे। जिनको ब्लड प्रेशर का मसला होता है उनको कंट्रोल करने के लिए जो है चॉकलेट खानी चाहिए। समटाइम आपका बीपी जो है वो लो हो जाता है, तो उसके लिए भी आपको जो है चॉकलेट बड़ी आपको फायदा देती है। इसके अलावा इसमें डिजर्ट्स हैं, आप उसमें बात चले जाएं कि इसको किस तरह इस्तेमाल किया जाता है, तो डिफरेंट इसकी जो है वो केक बनाए जाते हैं, मिल्क शेक बनाया जाता है। बच्चों को डिफरेंट उसमें वे में जो है वो लाजमी चॉकलेट जो है वो पसंद होती है। वो ये होता है कि अगर आप किसी को बच्चे को कुछ खाने, वो अगर नहीं खा रहा तो उसको अगर आप चॉकलेट में बनाकर दे देंगे तो वो बड़े शौक से खाने लग जाएगा। स्किन के लिए आपकी बड़ी अच्छी है, स्किन को बड़ा जो है आपको फ्रेश करती है। आपके रिंकल्स, आपकी जो है कि डॉक्टर साहब भी मौजूद हैं, आज हमसे स्किन के हवाले से भी बात करेंगे कि चॉकलेट जो है वो कितना आपके लिए फायदा मंद होती है। आपकी स्किन पे बड़ा ग्लो लेकर आती है, आपकी स्माइल बड़ी अच्छी हो जाती है, तो ये स्किन के लिए बहुत अच्छी है। चॉकलेट को मुख्तलिफ तरीके में बात कर रही थी कि आपकी दिमागी जो है, जिस तरह मैं बात करती थी डिप्रेशन की, तो आपको जब इसको चॉकलेट को खाते हैं तो ये आपके दिमाग को बड़ा सुकून देती है, ताकत देती है, आपको तवानाई मिलती है, आप बिल्कुल एनर्जेटिक हो जाते हैं। समटाइम आप बड़ा थोड़ा ढीला फील कर रहे होते हैं और आप बड़ा सुस्त हो रहे होते हैं, तो आप चॉकलेट खाएंगे तो आप थोड़ा एक्टिव हो जाएंगे। ये तो हो गई जी आज हेल्थ टिप के हवाले से बात कि चॉकलेट खाना कितना जरूरी है। मैं चॉकलेट्स के फवाइद बताऊं। एक तो सिर्फ नहीं, इसमें डिफरेंट इकसाम भी होती हैं। इसमें तो लाइट चॉकलेट भी होती है, डार्क चॉकलेट भी होती है, नॉर्मल चॉकलेट भी होती है, आप वो खाएं। जो वेट के हवाले से अगर हम बात करें तो बहुत सारे लोग जो हैं वो वेट गेन का, जिनको मसला होता है कि अभी हम वेट गेन करना चाह रहे हैं, दुबले पतले होते हैं, तो वो भी चॉकलेट खाएं तो उससे आपको बड़ा फायदा मिलेगा। सर आप देखें, आपको चॉकलेट्स कितनी पसंद है? जी, इट इज चॉकलेट के बारे में आपने बहुत डिटेल इन्फॉर्मेशन दी है आवाम को, एंड आई एम सो हैप्पी कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आवाम तक पहुंची है। मेरी हमारी कोशिश होती है ना कि हम डेली को एक ऐसा जो है वो सिलेक्ट करें ताकि हमारे व्यूअर्स को पता चले कि क्या क्या उसमें मौजूद होती हैं चीजें जो आपकी सेहत के लिए बड़ी अच्छी होती हैं। मेरे हिसाब से चॉकलेट बेसिकली इज अ रोमांस एंड पैशन, तो ये दो चीजें कॉम्बिनेशन इसमें इस प्रोडक्ट में आ जाती हैं। तो अगर कुछ लोग, अगर आप जैसे आपने हेल्थ बेनिफिट्स बताएं, हेल्थ बेनिफिट्स आई सजेस्ट कि जो डार्क चॉकलेट है 70% कोकोआ के साथ या 90%, तो दैट इज मच बेटर फॉर योर हेल्थ एज कम्पेयर टू द वन विच हैव मोर शुगर। तो जिसमें शुगर की क्वांटिटी ज्यादा है, जिनको डायबिटीज वगैरह है, तो वो कोशिश करें ना ले। वो तो बहुत ज्यादा मीठी होती है उन लोगों के लिए, तो फिर अच्छा नहीं है। डार्क चॉकलेट्स इज गुड फॉर हेल्थ। सर आपको चॉकलेट्स पसंद है? जी, एक वक्त था मुझे बहुत ही पसंद थे। और आप नहीं पसंद? आप असल में वो जैसे इन्होंने कहा कि जब आप उस लेवल पे आ जाते हैं कि डायबिटिक स्टार्ट हो जाता है बंदा,
तो फिर यू हैव टू बी केयरफुल। लेकिन जो डार्क चॉकलेट, जैसे डॉक्टर साहब ने भी कहा कि दैट इज हेल्थी, आजकल पाकिस्तान के हवाले से बिलखसूस मैं ये कहूँगा कि यहाँ उस तरह का मायार चॉकलेट की जो रेशो है वो नहीं है, इसमें केमिकल ज़्यादा हैं, ऐसे इंग्रेडिएंट्स डाल दिए जाते हैं जो कि हेल्थ हैजर्ड से बढ़ जाता है, और शुगरी होते हैं। बच्चों को पहले भी जो है वो ज़्यादा शुगर देने से मेरे ख्याल में वो नुकसान ही हो रहा है। वो ड्रिंक पी रहे हैं, फिजी ड्रिंक्स हैं, तो शुरू से ही बच्चों का जो निज़ाम हज़ाम है, जो इंटरनल उनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, दैट गोज टूवर्ड्स नेगेटिविटी। तो मेरे ख्याल में हमें चॉकलेट को एनकरेज तो करना चाहिए, पर वो कहते हैं ना हर चीज की ज्यादा जो है वो नुकसानदेह है। आप लिमिटेड खाएं, अच्छा खाएं। हमेशा ये बात होती है, आप जब भी मैं फ्रूट्स की बात करती हूँ या हम यहाँ की स्नैक्स की बात करते हैं, तो यही होता है कि आपको हर चीज की ज्यादा आपके लिए नुकसान। डार्क चॉकलेट बहुत ही अच्छा है सेहत के लिए, उसको एनकरेज करना चाहिए, लेकिन वो थोड़ा सा जरा कड़वा और कसीला होता है, इसलिए लोग उस तरफ ज्यादा जाते नहीं हैं। अब बच्चे मीठे को पसंद करते हैं और मिल्की टाइप जो चॉकलेट होते हैं, तो उन सब में जो है वो आर्टिफिशियल इंग्रेडिएंट्स जो डाले जाते हैं वो उसके टेस्ट को बढ़ाते हैं, जो कि इन द लॉन्ग रन बच्चों की हेल्थ के लिए, लंग्स के लिए है या हार्ट के लिए है या उनके किडनीज के लिए है, दैट इज नॉट वेरी गुड। सर, सबसे पहले तो आपकी ये तो हो गई चॉकलेट की बात, आपकी सर्विसेज के हवाले से भी जानना चाहेंगे। आप इतना अर्सा बाहर रहे तो मेंबर भी हैं, उस हवाले से भी बताइएगा। देखिए जी, सर्विसेज तो एट द एंड ऑफ द डे कम्युनिटी सर्विसेज हैं, ठीक है। उसमें आप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के साथ एंगेज करते हैं। मसलन ये जो इंतहा पसंदी का एक पूरा एक लहर आई है, और यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से जो एक वॉर ऑन टेरर एक लड़ की गई, पूरी दुनिया में एक टर्मोइल क्रिएट कर दिया गया। अफगानिस्तान, लिबिया, शाम, इराक, पाकिस्तान में बल्कि टेररिज्म की एक बहुत बड़ी 2010 में लहर आई। तो 20-21 साल के बाद, 22 साल के बाद आप देखते हैं कि व्हाट हैव वी अचीव्ड। तो मेरा जो काम था, हमने 9/11 से पहले यूके के अंदर काउंटर रेडिकलाइजेशन प्रोग्राम स्टार्ट किया था। ठीक है। हमें नजर आ रहा था पाकिस्तानी कम्युनिटी को कि किस तरीके से जो अफगान वॉर जो जिहाद था सोवियत यूनियन के खिलाफ, उससे किस तरह पूरे दुनिया से वेस्ट में रिक्रूट किए मुजाहिदीन और उनको लाकर पाकिस्तान में आबाद किया, फिर पाकिस्तान से उनको अफगानिस्तान में लॉन्च किया। तो ये जो ट्रायंगल बनती थी, यूरोप, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, तो इस ट्रायंगल में बहुत सारे लोग यूरोप से यहां आए, कुछ यहां आकर आबाद भी हो गए, उन्होंने वहां पर अफगान जिहाद में हिस्सा भी लिया। और फिर जब अफगान जिहाद खत्म हो गया, सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हो गया, उसकी शिकस्त रेख्त हो गई, फिर उसके बाद उन लोगों ने कहां जाना था? तो देन दे वेंट बैक टू यूरोप। तो हमें ये खतरा हुआ कि ये ऐसा ना हो कि कहीं यहां पर भी वो सेल्स तैयार होना शुरू हो जाए, कि उसमें इंटेलिजेंस एजेंसी शामिल थी, यूके की MI6 भी शामिल थी, CIA भी शामिल थी, दूसरी एजेंसियां भी शामिल थी, क्योंकि वो कोल्ड वॉर का जो टाइम था उसमें सोवियत यूनियन को डिसइंटीग्रेट करना ये उनकी प्रायोरिटी थी। तो उसमें पाकिस्तान को फ्रंट लाइन स्टेट बना दिया गया, और जितना पाकिस्तान का नुकसान उस वक्त हुआ है या उसके बाद अब तक हुआ है, जब 9/11 के बाद जो वाकयात हुए, तो मुशर्रफ साहब उस वक्त सदर थे, तो किस तरह उनको CIA को यहाँ एक्सेस दी गई, फिर यहाँ से लॉन्च किए गए पीपल, यहाँ से हेलीकॉप्टर्स लॉन्च किए गए, ड्रोन्स को लॉन्च किया गया। तो हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल जो वहाँ शहीद हुए अफगानिस्तान में, जो घरों में बैठे होते थे, बाज़ का शादी की बारातें जा रही होती थी, तो वहाँ उन पर उनको ये समझ करके जी ये कोई मुजाहिदीन है, हमला करके मार दिया गया, तो कोई पूछने वाला नहीं था। तो हमने वहां पर जो एक ये जज्बात थे लोगों के, जो एक्सट्रीमिस्ट बनते जा रहे थे, ये जो रेडिकल होते जा रहे थे, कि क्या वजह है कि मुसलमान को मारा जा रहा है, मुसलमान क्यों टारगेट है। तो वो नौजवान को उस गुस्से को चैनल करने के लिए कोई प्लेटफॉर्म चाहिए होता था, नहीं तो फिर गलत हाथों में आ जाता, मुमकिन है कि वो टेररिस्ट बन जाता। फिर तो हम उनको ये प्लेटफॉर्म मुहैया करते थे कि आपकी सोच एक इंसान की हैसियत से बिल्कुल ठीक है कि भाई मुसलमान को क्यों मारा जा रहा है, फलस्तीन और कश्मीर में तो उनको हुकूक नहीं दिए जा रहे, तो जब दूसरे मुल्कों की बारी आती है तो फौरन हुकूक की बात शुरू हो जाती है। तो क्या वजह है कि ये इस तरीके से डबल स्टैंडर्ड रखा गया है। तो हम उनको फिर डी रेडिकलाइज करने के लिए
प्रोग्राम देते थे। तो ये 9/11 पहले की बात कर रहा हूं। फिर हमारे यहाँ 7 जुलाई को जो वाकयात हुए, लंदन में जो धमाके हुए, अब जाहिर है अनफॉर्चुनेटली वो मुसलमान ही थे, बल्कि जिस मस्जिद में नमाज पढ़ता हूं उस मस्जिद के थे कुछ लोग। तो हमने 9/11 से पहले क्योंकि प्रोग्राम शुरू किया हुआ था, फिर गवर्नमेंट ने हमें फिर कहा कि इस प्रोग्राम को आप कंट्री वाइड लॉन्च करें। ठीक है। तो फिर हमने वो डी रेडिकलाइजेशन का प्रोग्राम शुरू किया। फिर जो लोग अरेस्ट हुए काउंटर टेररिज्म एक्ट के तहत, तो उनको फिर रिहेबिलिटेट करना बैक इन द सोसाइटी, कि वो सोसाइटी का एक अच्छा हिस्सा बन जाए। अब वो गलती की उन्होंने। नौजवान थे, 18, 19, 20 साल के नौजवान को डॉक्टर साहब क्या पता, तो वो बेचारे यही समझते थे वो इस्लाम की खिदमत कर रहे हैं, जबकि उलमा और हमारे जो मुफ्ती थे वहां के वो कहते थे कि आप इस मुल्क में रहते हैं, इस मुल्क के खिलाफ आप जिहाद नहीं कर सकते, आपका इनके साथ अग्रीमेंट है, आप पूरे तरीके से यहां रहें, ये कोई जंगे मंगे नहीं है बरतानिया के साथ आपकी, आप कहीं जंगी महाज पर हैं तो वो महाज है, ये इस मुल्क में आप पूरे तरीके से आप रहें। तो वो एक कम से कम 18 से 36 महीने का प्रोग्राम होता था। तो फिर हम जेलों में जाकर उन लोगों को पैरोल पर रिलीज करवाते थे, फिर उनकी रिहेबिलिटेशन करते थे। तो ये एक काम था, इसको रिकग्नाइज भी किया गया हुकूमत की तरफ से। फिर स्पेन, हॉलैंड, जर्मनी, यूके, इन चारों ममालिक को फिर हमने जो प्रोग्राम डिजाइन किया था वो अल्हम्दुलिल्लाह उसको उन्होंने फिर पूरे मुल्कों में लॉन्च किया। यूरोपियन यूनियन ने इस प्रोग्राम को फिर ऑन किया, फिर हमारी वजारत दाखिला उन्होंने फिर उसको ऑन किया। फिर मुझे बाद में कहा गया कि ये अफगानिस्तान और जो पाकिस्तान का जो पीस डायलॉग है इसमें आप काबुल जाएं। फिर मैं अब्दुल्ला जो थे, जिनके वजीर आजम जो थे चीफ एग्जीक्यूटिव, उनसे मिला। फिर उनके स्पीकर असम्बली जो इब्राहिमी साहब थे उनसे मिला, और पाकिस्तान के मिनिस्टर्स और MNAs और जनरल्स, उधर अफगानिस्तान के मिनिस्टर्स, MNAs और जनरल्स और एम्बेसडर्स, उनका फिर मैंने उसकी कॉन्फ्रेंस करवाई, उसकी सदारत करवाई। तो ये इस्लामाबाद में, श्रीनगर में भी हुई, काबुल श्रीनगर में भी हुई, ताकि वो लोग पीस की तरफ बढ़ सकें। पीस होगा तो कौम की भी डेवलपमेंट होगी, मुल्क की भी डेवलपमेंट होगी। जंगें कोई मिसाइल का हल नहीं। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। आपने बहुत अच्छे से बयान किया। अच्छा, साथ ही हमारे साथ डॉक्टर साहब भी मौजूद हैं, तो आज हम हेयर ट्रांसप्लांट के हवाले से भी जानना चाहेंगे। उस पर जो है कितने अरसे से आप काम कर रहे हैं? जी, आई बीन टू प्रैक्टिस लास्ट 10 ईयर से मैं इस फील्ड के अंदर हूँ, और हमारा एक सेटअप लाहौर में है, और मैंने इसको एक सेटअप DG खान में सेट किया है, बिकॉज आई एम द पायनियर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी एंड हेयर ट्रांसप्लांट इन DG खान। तो फेजेस रही है हेयर ट्रांसप्लांट की। पहले वो एक कट वाला सिस्टम था, और फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें एडवांस होती चली गई। अभी जो हम लेटेस्ट टेक्निक से करें हैं वो है FUE नैनो, जिसमें बहुत ही फाइन पंच होता है, उस तरीके से हम लोग करें, और टोटली नेचुरल रिजल्ट्स इसको हम प्रेफर करते हैं। और दूसरी चीज़ है कि जो हमारी जो सेंटर है दैट इज इन DG खान, जो कि हुसैन सर्जिकल हॉस्पिटल के नाम से है, उसके अंदर आई डू माई सेल्फ। मेरी जो टेक्नीशियंस हैं वो वी आर ओनली नॉट वर्किंग टोटली उस पर बेस नहीं करते, हम सारा काम टेक्निकल ग्रोथ में खुद करता हूँ, बाकी सिर्फ प्लेसमेंट जो मेरी टीम करती है। तो इट्स वेरी सेफ प्रोसीजर। नहीं, बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं ना, कितना बड़ा पेनफुल होता है। जिस तरह ऑपरेशन किया जाता था सर्जरी के बाद, जो है वो काफी टाइम 2-3 महीने तो बंदा बाहर ही नहीं निकल सकता था। उसके हवाले से क्या कहना चाहेंगे कि अब उसमें जदीद टेक्नोलॉजी है वो यूज की जा रही है, अभी तक वही पुराना जो एक तरीकेकार है उसी को इस्तेमाल किया जा रहा है? बिल्कुल नई टेक्निक से हम यूज कर रही थी, और अल्हम्दुलिल्लाह अब तो उस पर आपको जो ड्यूरिंग ऑपरेशन की जो पेन है वो भी नहीं है, और पोस्ट ऑप की जो बात ऑपरेशन के बाद है वो भी कोई दर्द नहीं है। लोग पहले वो पूरा माथा सूज जाता था और वो 10-15 बिस्तर पे रहते थे, ऐसा कुछ नहीं है। आई कैन गारंटी यू कि आप अगले दिन या 2 दिन के बाद यू कैन डू योर वर्क, अपना काम कर सकते हैं आराम से। और जो आजकल PRP चल रही है कि उससे भी आप जो है PRP करवाएं तो आपके जो हेयर हैं वो उनकी ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाती है, उसके बारे में क्या है? तो देखिए, मैं नाज़रीन को सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके शो से थ्रू यू ये बताना चाहता हूँ कि पहले लोग कहते हैं कि PRP है क्या चीज। हाँ। तो PRP का मतलब ये होता है कि प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। इसका तरीकाकार ये होता है कि थोड़ा सा ब्लड लेते हैं 10 cc या 20 cc राउंड, उसको मशीन में डाल के सेंट्रीफ्यूज करके उसके प्लेटलेट्स निकालते हैं। वो जो प्लेटलेट्स होते हैं फिर वो हम बालों की जड़ों के अंदर लगाते हैं। ठीक है। और उसका फायदा ये होता है कि जो डॉक्यूमेंटेड काम वर्क है, जो रिसर्च है, उसमें ये है कि जो बाल आपके अगर कमजोर हैं तो उनके अंदर वो वापस रिन्यू कर जाते हैं। ठीक है। और अगर रूट्स पीछे मौजूद हैं तो उसमें से नया बाल भी ग्रो कर जाता है। थर्ड चीज है कि बालों की जो नरिशमेंट है, जैसे बहुत सारे लोग टाइम के साथ कुछ कैरेटीन करा रही हैं, कुछ लोग मूसेस इस्तेमाल करते हैं, जेल्स इस्तेमाल करते हैं, बाल डैमेज हो जाते हैं, 2 रुख हो जाते हैं, तो PRP इनको भी बेहतर कर देती है।
तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, पेचीदा पॉइंट्स हैं जिसमें हम लोग नाज़रीन को बता सकते हैं। इसके अलावा कुछ लोग ये कहेंगे जी ये हेयर ट्रांसप्लांट का नेमुल बदल है, तो वो पॉसिबल नहीं है। अच्छा, मतलब उस तरीके का ये नहीं है? वो नहीं है, वो डिफरेंट चीज है। अच्छा, पीआरपी जैसे सपोज मेरे बाल हैं या सर के हैं या हम दस्तीन के बाल रूटीन में मौजूद हैं, जी, तो उनके लिए हम पीआरपी सजेस्ट करते हैं ताकि वो बाल गिरे नहीं, हम उनको बाल गिरने से रोक देते हैं। लेकिन जिनकी बाल्डनेस आ चुकी है और बाल गिर चुका है, अगर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि उसमें से पीआरपी करने के बाद नया बाल ग्रो कर जाएगा, वो नहीं पॉसिबल। उसकी हमारी एक इंडिकेशन होती है, अगर आपकी स्किन शाइन कर जाती है सर वाली, तो वो कंफर्मेशन हो जाती है कि इसके पीछे रूट्स नहीं है, सही, तो वो एक क्लियर इंडिकेशन है। तो ये दोनों डिफरेंशिएट करना जरूरी है कि कौन सा पेशेंट पीआरपी के लिए इंपॉर्टेंट है और कौन सा पेशेंट हेयर ट्रांसप्लांट के लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन सबसे एंड ये है कि ये दोनों प्रोसीजर आप बिल्कुल सेफ है, बशर्ते कि यू आप द सेफ हैंड्स इन अच्छा, प्रोफेशन। हम देखते हैं डिफरेंट, हर बंदा जो है वो इसी फील्ड में आ गया है, हर तरफ जो है वो यही हेयर ट्रांसप्लांट, पीआरपी का स्पेशली हम देखते हैं तो जदीद टेक्नोलॉजी, जदीद ट्रीटमेंट्स, उसकी तरफ लोग चल पड़े हैं। उसके बारे में आप क्या कहेंगे कि हर बंदा जो है वो इस बारे में प्रोफेशनल है, क्या वो इसको प्रोफेशनली तौर पे कर रहा है? मैं ये समझता हूँ जी, इट्स वेरी हार्ड टू से एट दिस टाइम, बट ये कड़वा सच है कि ये सारे इसमें प्रोफेशनल नहीं है। तो ये हमारी आवाम का ही बेसिकली फर्ज बनता है कि वो हंट जरूर कर लें कि जिसके पास वो ट्रीटमेंट लेने जा रहे हैं, सपोज स्किन हेड है ना जी, तो आप किसी के हाथ में अपना सर दे रहे हैं तो कम से कम ये तो पता होगा कि बंदा प्रोफेशनल भी है ही नहीं। सो इट्स, आई थिंक इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आवर पीपल कि वो इस चीज को जरूर जज कर लें कि वो जिसके पास जाना चाहते हैं जरूर जाए। लेकिन इसमें मैं समझता हूँ कि ये जो हमारे पास आजकल जो सोशल मीडिया बड़ा कॉमन है, मोबाइल के ऊपर एवरीबडी इज ऑन सोशल मीडिया, तो मोस्ट ऑफ द पीपल जो ना वो अपने पेजेस बना के बैठे हुए हैं, तो लोग रात को 10 से 11 बजे वो हंट करते हैं, तमाम सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। तो आप जब उसको क्लिक करते हैं हेयर, तो मैंने कितने पेजेस खुल जाते हैं। बिल्कुल, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर लोगों के लिए डिसाइड करना कि मैंने जाना किसके पास है। तो असल जो लोग प्रोफेशनल है उनकी प्राइसेस जो रिक्वायर्ड एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस के प्राइस को कॉम्प्रोमाइज करके ये लोग फिर अपने आप को मार्केट में ले आते हैं। तो आई थिंक इसमें डिफरेंशिएट करना जरूरी है, और आराम से ये अवेयरनेस देना भी मैं इसी मकसद के लिए था। चलिए अब लोगों को पता तो लगे कि कौन बंदा प्रोफेशनल है, उसकी डिग्री जरूर देखें। जैसे पंजाब हमारा जो पीएमडीसी है, पीएमसी के नाम से लेटेस्ट नाम उसका चल रहा है, तो उसमें भी कुछ मैंने आज लेटर एक निकाला हुआ है कि जी आपको उनकी प्रॉस एंड कॉन्स और उनकी जो एमएसटीएस लेवल्स हैं वो आइडेंटिफाई करें, ताकि हम इनको पकड़ सकें, देखें कि कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं, कैसे लोग काम कर सकते हैं, कौन से प्रोफेशनल्स हैं, कौन नॉन प्रोफेशनल्स हैं। तो ये सारी चीजें बताना जरूरी है, और आई थिंक जिससे भी नंबर आपको अवेल हो आप उससे डिस्कस करें और आज तक कि मेरे डॉक्टर से बात करें। तो अगर आप ये 2-3 पॉइंट्स का आई थिंक आवाम को अगर कर लें तो वो सही जगह पे अपना इलाज करा सकते हैं। एक और भी डॉक्टर साहब जो मैंने नोट की है ना ये बात, क्योंकि मैं खुद भी एक जगह से हेयर ट्रांसप्लांटेशन करवाई थी, ये नेचुरल नहीं है, थोड़ा सा इसमें भी वो कह रहे हैं ये नेचुरल नहीं है, नेक्स्ट कैंडिडेट लगते हैं। तो ये ज्यादती की आपने मुझे बताती तो मैं पहले से पार्टनर बना के आता। अभी वेट में भी सही यही बात करते हैं, लेकिन चले अब हो सकती है। तो हकीकत ये है कि जैसे डॉक्टर साहब ने भी उसकी तरफ थोड़ा सा इशारा किया था कि ये जो क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं, वो एक तो डॉक्टर होता है क्वालिफाइड, लेकिन उसके नीचे जो टीम जो सारा असल में काम करवा रही होती है ना, वो फिर अनक्वालिफाइड होते हैं। ये सोचने की, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा ना कि मैं सारा खुद करता हूं या क्वालिफाइड लोग करते हैं काम, दैट इज फंडामेंटल फैक्टर इन दिस होल प्राइस सेटिंग। अगर एक क्वालिफाइड डॉक्टर ने काम करना है तो ज़ाहिर है उनका प्राइस रेंज भी मुख्तलिफ होगी। अगर आपने वो दाजमात पास डॉक्टर वालदार से काम करवाना है तो फिर तो उसका प्राइस जो है वो अच्छा ये है वाकई। अगर आप डॉक्टर से करवाएं तो ये सिर्फ ये बड़ा कि इस तरफ हमारे स्किन के हम देख लें ट्रीटमेंट वो बड़े एक्सपेंसिव हैं, आम बंदा जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकता इस चीज को। वो बड़ा पे आपके सेशंस चलते हैं, फिर उन पर सेशन पे आपको फिर वो पे भी करना पड़ता है। एग्जैक्टली मैडम, अगर देखिए हमारे पास अगर जैसे मुझे बहुत सारी कॉल्स आती हैं थ्रू सोशल मीडिया या मेरे व्हाट्सएप पे आ रहे, आई हैव बीन टू मल्टीपल कंट्रीज, तो हमने काम भी किया है, एक्सपीरियंस भी लिया है। अगर आप सिंपल थोड़ा सा एग्जांपल देना, इस टाइम पे लोग हेयर ट्रांसप्लांट टर्की को एग्जांपल देते हैं जी। अगर टर्की वालों को पता लग जाए ना कि पाकिस्तान में 4 लाख वाले जो हम लोग करते हैं वो 40,000 में हो रहा है, तो वो तो सर पकड़ के बैठ जाए कि आई थिंक हाउ इज इट पॉसिबल, हाउ दे कैन डू दिस प्रोसीजर। तो वो थोड़ा सा इस पीस में आता है। जैसे सर ने कहा कि हमें आइडेंटिफाई जरूर करना है कि प्रोफेशनल्स कौन से। ऑब्वियसली एक बंदा एक डिग्रीज लेके आ रहा है, एक अपना एक्सपीरियंस लेके आ रहा है, उसका लेवल और एक आम टेक्नीशियन जो एक डॉक्टर से सीख रहा है वो कैसे पॉसिबल है।
तो असल में हम प्राइस मोस्टली लोग यही करते हैं ना, डॉक्टर के पास कुछ टाइम लगाया फिर अपना क्लिनिक लगा के जो है वो बैठ गया, प्राइस कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। मैंने जब पहली दफा करवाया ना जी सर, तो उस वक्त तुम पता पीछे से स्ट्रिप काट के वो किया करते थे। तो अब जो टेक्नीशियन खड़े थे ना पीछे काम जो कर रहे थे, वो उनका आपस में कोई झगड़ा था दोनों का। सही। तो अब वो पूरी एक दूसरे के साथ ना, मुझे वो समझना कि इस बंदे को नहीं सुनाई दे रहा। अच्छा, वो पूरे आपस में वो बहस कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, साथ साथ वो काम भी करते जा रहे हैं। तो जब खैर वो सारा कुछ सिस्टम हो गया, तो फिर मैं उठने के जब काबिल हुआ तो मैंने डॉक्टर को बुलाया। मैंने कहा यार ऐसे करो, मुझे तुम छोड़ो, पहले इनके झगड़े का मसला हल करो, क्योंकि मैं तो सुनकर अब थोड़ा सा जरा आपको बता दूंगा, कोई दूसरा बंदा कि इनको मारना ना शुरू कर दो। तो जो इस तरह के जो लोग होते हैं बाज़-औक़ात, ये जो अनप्रोफेशनल किस्म की अप्रोच होती है उनकी, अनक्वालिफाइड लोग होते हैं, फिर उनको पता ही नहीं है कि जी मेरा जो क्लाइंट है वो पढ़ा है और वो सुन रहा है इस बात को या नहीं सुन रहा, बिकॉज दे डोंट हैव द नॉलेज। उनको पता नहीं है मेडिकल एथिक्स है जी। जैसे थिएटर में तो पिन पॉइंट सेंस चाहिए होती है, जब आप काम कर रहे हैं यू आर फोकस्ड। बिल्कुल, फोकस होना बड़ा जरूरी है कि आप एक ट्रीटमेंट भी कर रहे हैं, अगर उसमें थोड़ा सा भी नुकसान हो गया तो पेशेंट का कितना नुकसान हो सकता है। सिर्फ पैसे ना कंसिडर कीजिए, देखिए कि उसका सराउंडिंग्स के जो पैरामीटर्स है वो क्या क्या है। वो क्या है, बिल्कुल। इसके मजीद हम बात करेंगे नाज़रीन, अभी हमें यहाँ पे लेनी है ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, और प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं आपको। बड़ी मजेदार बातें हो रही हैं, हेयर ट्रांसप्लांट और स्किन के हवाले से भी जानेंगे। तहा कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा, इनसे ये पूछते हैं, जो इस टाइम करंट सिचुएशन चल रही है सर, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे पाकिस्तान के हवाले से? पाकिस्तान की करंट सिचुएशन? जी, पाकिस्तान की करंट सिचुएशन जो आपने खान साहब हुकूमत रहेगी या खान साहब के लिए आपने एक मैदान सजाया हुआ है। देखिए जी, एक तो है फंडामेंटल और प्रिंसिपल स्टैंड जी, क्योंकि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं जी, यूके के अंदर, तो हमारा जो फंडामेंटल स्टैंड है वो ये है कि जो भी डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट आती है उसको अपना 5 साल टेन्योर पूरा करना चाहिए। बिल्कुल, चाहे वो नून है, काफ है, पीपी है, या ये JUI है या तहरीक इंसाफ है। मेरा किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं जी। ये सब हजरात मेरे पास वहाँ आते हैं, खान साहब से मुलाकातें हुई हैं, शरीफ बरादरान से भी हैं, बल्कि ANP से, दूसरे JUI है, इन तमाम से मुलाकातें हैं वहाँ मेरे पास। मेरे जो थिंक टैंक है हमारा, फोरम फॉर इंटरनेशनल रिलेशंस डेवलपमेंट, उसमें तशरीफ लाते हैं ये हजरात। बदकिस्मती ये है कि हमारे मुल्क में जो एस्टेब्लिशमेंट और पॉलिटिकल जो स्पेक्ट्रम है हमारा, इनकी जो रिलेशनशिप है इसमें बहुत जल्दी एक रिफ्ट पैदा हो जाती है, और जो प्राइम मिनिस्टर बनता है चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, वो ये समझना शुरू कर देता है कि जी मैं वाकई हकीकी मानों में प्राइम मिनिस्टर हूं। डॉक्टर साहब, ये मसला है। एग्जैक्टली। और उसको ये नहीं पता होता कि जी मुझे लाया गया है जी। जब वो हकीकी मानों में प्राइम मिनिस्टर समझना शुरू कर देता है और अपने आप को वो जुल्फकार अली भुट्टो बना बैठता है, तो फिर उसके लिए मुखालफतें और मुश्किलात खड़ी हो जाती हैं। एक तो है ये नेशनल सिनारियो में। इंटरनेशनल सिनारियो में कहां देखा? इंटरनेशनल सिनारियो में हमारी पाकिस्तान की बड़ी इज्जत बन गई थी कि पॉलिटिकली डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट आई पीपल्स पार्टी की जी, फिर इलेक्शन हुए, फेयर थे या अनफेयर, दैट इज नॉट द इशू एट द मोमेंट। फिर बड़ा ही पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ मुस्लिम लीग नून को। फिर उसके बाद अंधेरे ही अंधेरे शुरू हो गए, फिर मार्शल लॉ लग गया, फिर बहुत सारी चीजें हुई हैं, और आपने फिर देखा कि फिर हुकूमतें आई हैं जी। फिर अभी ये आए हैं अपने खान साहब, इनको भी 4 साल 5 साल अपने पूरे करने चाहिए थे, लेकिन इन्होंने भी फिर अगरचे डेमोक्रेटिकली या बाय लॉ तो इनका हक है जी, क्योंकि ये इनकी अथॉरिटी थी कि जो ISI का चीफ है उसको ये रिप्लेस करें या नए को अपॉइंट करें, लेकिन हिस्टोरिकली ये काम होता तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का है। अगरचे बाय लॉ ये प्राइम मिनिस्टर का प्रोगेटिव होता है, लेकिन हिस्टोरिकली ये
चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ही अपॉइंट करते हैं। ठीक है। तो ये इन्होंने उनको जो 20 दिन डिले किए रखा, एक अननेसेसरी एक टेंशन क्रिएट कर दी। जी। तो उससे अपोजिशन को एक मौका मिला कि जी अब थोड़ा सा यहाँ रस्सा बना है, लेट्स पुट द वेज इन। तो उन्होंने फिर जो है वो वेज उसमें डाली और अभी अपोजिशन की पोजीशन आपके सामने है। जी। तीसरी बात, खान साहब ने एक और जो शुरू कर दिया मामला, वो था इस्लामाइजेशन इन पाकिस्तान। पाकिस्तान इज एन इस्लामिक रिपब्लिक। जी। इस्लाम इस मुल्क का मजहब है आईनी तौर पर। मुसलमानों के लिए ही ये बनाया गया मुल्क, हिंदुओं से रदा करके। दो कौमी नजरिया है, वो पूरी तारीख है। जी, ऐसे ही है। तो उस पर मुसलमानों को फख्र भी है कि ये इस्लाम के नाम पर बना ये मुल्क। लेकिन इसका मकसद ये नहीं कि अकलियतों के हुकूक नहीं है। अकलियतों के हुकूक बिल्कुल मिलने चाहिए, आईनी तौर पर भी और इस्लामी तौर पर भी। बिल्कुल ऐसे ही है। चौथी बात यह है कि जो इस्लामाइजेशन की तरफ ये जब बढ़े हैं तो इंटरनेशनल कम्युनिटी के कान खड़े हो गए हैं जी। कि ये तो फिर इस्लामी दुनिया को इकट्ठा कर रहा इकट्ठा कर रहा है, है, बिल्कुल ये तो ऐसे। इस्लामी रियासत बना रहा है, यहाँ रियासत मदीना बना रहा है। जी। तो हम तो इस्लाम को के खिलाफ बहुत मनफी प्रोपेगेंडा कर रहे थे, बिल्कुल ऐसे ही। तो ये बंदा तो फिर इस्लाम की तरफ जा रहा है। वो तो ये समझते थे कि ये एक प्ले बॉय है, एक खिलौंडरा सा नौजवान है जो बरतानिया में और अमेरिका में और एक बाहर पढ़ा लिखा है, जी। ये आएगा तो ये मगरबियत ले आएगा मुल्क में। तो उसने तो उनके पूरी की पूरी उम्मीदों पर ही पानी फेर दिया। बिल्कुल ऐसे ही है। जिस तरह भुट्टो साहब को भी यही समझते थे कि ये ऑक्सफोर्ड के पढ़े हुए हैं, हाँ, तो ये इस तरीके से ये इस्लाम को खत्म करेंगे और ये सोशलिज्म को या किसी कैपिटलिज्म को या किसी और इज्म को ले आएंगे, इस्लामिज्म को खत्म कर देंगे ये। जी। तो उन्होंने सबसे ज्यादा काम इस्लाम की खिदमत में कर दिया। आपने देखा भी कि जो अहमदियों को या कादियानियों को नॉन मुस्लिम माइनॉरिटी करार दिया गया, फिर जो उन्होंने इस्लामी सरबराहान की कॉन्फ्रेंस करवाई, फिर जुमे की छुट्टी का किया, फिर और जो तेल का जो हमारा एक बड़ा वेपन था, अरबों को याद दिलाया कि जी तुम इसको जरा कंट्रोल करो। भी देखो ना, सारी जंगी रिसोर्सेज की है पूरी दुनिया में भी। यूक्रेन में जाकर क्यों बैठे हैं ये? क्योंकि इस्लामी दुनिया को तो इन्होंने लूट लिया है। जी। इराक से भी तेल ले लिया, लीबिया से भी ले लिया, जो अफगानिस्तान में जो करना था वो भी कर दिया। लेकिन अफगानिस्तान में ये कामयाब नहीं हो सके क्योंकि हमारी ISI उनके साथ नहीं चल सकी। क्योंकि ISI को ये रोग एलिमेंट जब कहते थे CIA वाले, तो ISI वाले अपनी भी तो एक उनकी गैरत और इज्जत है, फौज हमारी की, हमारी ISI की। तो उन्होंने कहा कि जाओ लालो, फिर देख लो, लड़के देखो। फिर रूस को तो शिकस्त तो इसलिए हुई कि हम पाकिस्तानी ISI मिलिट्री अवाम सारे साथ थे, तब तुम जीते हो वहां पर रूस के खिलाफ। लेकिन अब अफगानियों के खिलाफ तुम जीत के दिखाओ फिर। तो जनरल हमीद गुल ने कहा था ना मरहूम ने एक दफा, शायद सुना होगा आपने, उन्होंने कहा कि एक वक्त आएगा लोग कहेंगे कि रूस को ISI की मदद से अमेरिका ने शिकस्त दी। दूसरा साथ ही फिक्रा कहेंगे कि अमेरिका ने ISI की मदद से अपने आप को शिकस्त दे दी। इस मफहूम में उन्होंने कोई बात की। तो गया कि खुद CIA ने अपनी शिकस्त जो है वो ISI की मदद से कर दी अब मौजूदा हालात में। तो मैं ये समझता हूँ जी कि पाकिस्तान के जो वजीर आजम जितने भी बनते हैं ना जी, ये यूरोप में बड़ा अच्छा एक इंप्रेशन हुआ था कि पॉलिटिकल जो मूवमेंट्स हैं वो सारी स्टेबल होती जा रही हैं और डेमोक्रेसी स्टेबल होती जा रही है। लेकिन अब ये जो सारा मामला है इससे काफी हमारी वहां पर इज्जत में कमी आ रही है। लेकिन इसको देखना है जब हमने इंटरनेशनल सिनारियो में, तो खान साहब जो इस्लामाइजेशन का काम जो करना चाह रहे थे, इनको चाहिए था कि पहले अपने इर्द गिर्द अच्छी जो इस्लामिक आइडियोलॉजी को समझने वाली टीम हो, उसको लेकर इनके इर्द गिर्द तो टीम वो कहते हैं कि जी पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर तो बना ही नहीं था, वो तो है ही एंटी इस्लाम लोग, तो वो किस तरह इस्लामाइजेशन होने देते। तो तहरीक इंसाफ के अंदर से भी एक उनको रेजिस्टेंस मिल रही थी कि भाई ये रियासत मदीना ना लेकर आओ, क्योंकि रियासत मदीना आ गई तो सबसे पहले हमारे जो मफादात हैं उनके ऊपर ज्यादा पड़ेगी। तो सियासतदानों का भी हाल हमारे आप देख रहे हैं कि आज इस पार्टी में है, कल उस पार्टी में है, दूसरे दिन दूसरी पार्टी में है। तो इससे जो हमारे सियासतदानों का काट था वो कम हुआ है और पॉलिटिक्स जो है वो बदनाम हुई है। लेकिन ये आप अगर देखेंगे ना तो यूरोप में भी इस वक्त, अमेरिका में देख लें मिसाल के तौर पर, वेस्ट में देखिए तो ट्रंपाइजेशन जो हुई है, ट्रंप के लोगों ने किस तरह कैपिटल हिल पे हमला किया, वो टेररिज्म थी, वहां पर लोगों की जानें गई, डॉक्यूमेंट्स चोरी हो गए, तोड़ फोड़ हुई, लाखों बंदा वहां आ गया। तो ये एक पूरी दुनिया में पॉपुलिज्म जो है वो बढ़ रही है।
इंतहा पसंदी बढ़ रही इंतहा है। पसंदी बरतानिया में भी ऐसे ही है कि किस कदर तहरीकें जो है वो पैदा हो रही हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ, बोरिस जॉनसन के खिलाफ। रोजाना कोई ना कोई स्टैंडर्ड्स जो है ना वो स्टेटमेंट्स पॉलिटिक्स जो है वो खत्म होती जा रही है, पॉलिटिशियंस का स्टैंडर्ड ड्रॉप हो रहा है। ये इंटरनेशनल है, ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है। ये कितना नुकसानदेह होगी? देखिए जी, हम जनरेशन अपनी जो फ्यूचर की है उसको दे क्या रहे हैं, फिर उन्होंने तो वो करना है। कल भी मेरा एक जगह लेक्चर था नौजवानों में, तो उनमें मैंने यही कहा है कि जी पाकिस्तान है तो सब कुछ है। जी, आप जो सियासतदान आज कर रहे हैं आप ये मत सीखें, आप ये देखें कि हमें पाकिस्तान को मुआशी इस्तेहकाम देना है, पाकिस्तान को सियासी इस्तेहकाम देना है, पाकिस्तान को बैनुल अक़वामी प्लेटफॉर्म्स पर एक बाइज्जत बावकार कंट्री के तौर पर पेश करना है। आप इस तरफ बढ़ें। जब तक हमारा नौजवान इस तरफ नहीं बढ़ेगा, आइंदा आने वाली जनरेशन जिस तरीके से हमें स्कूलों और कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में आजकल एंटी इस्लामिक लेक्चर्स दिए जा रहे हैं और सिलेबस पढ़ाया जा रहा है, और वो सिर्फ आज़ादी के नाम पर, मगरब को खुश करने के लिए। मगरब कभी भी आपसे खुश नहीं होगा, मगरब वहां खुश नहीं है। मगरब के लोग, आप यकीन कीजिए, हजारों की तादाद में वहां पर लोग मुसलमान हो रहे हैं। जहां यह बताया जाता है कि जी मुसलमान औरत तो इस्लामी मुमालिक में बहुत दबी हुई है जी, वो पर्दा करती है तो खामद की मार से करती है, गुस्से से करती है, दबाव से करती है। वो ये नहीं देखते हैं कि भाई पाकिस्तान एक आजाद मुल्क है, वहां औरतें बगैर पर्दे के भी फिर रही हैं, कोई निकाब पहन के फिर रही हैं। होता है ना सर, अक्सर लोग आते हैं, जब बाहर से आते हैं, वो कहते हैं हम लोगों ने पाकिस्तान के बारे में कुछ और सुना हुआ था, लेकिन जब हम पाकिस्तान में आते हैं तो हमें महसूस ही नहीं होता और हमें पता भी नहीं, इतनी अपनायत है, इतना प्यार है लोगों में, लेकिन वहां जो है वो एक अलग तरीके से इसको पाकिस्तान की जो है कल्चर को, हर चीज को, या वो डिफरेंट तरीके से पेश। अभी हमारे साथ बिजनेसमैन आए हुए हैं जी, इसरार साहब, अब ये यूके से आए हैं जी, तो इन्होंने पाकिस्तान को, मुल्तान को देखा ही नहीं है। आप इनकी राय मालूम करें, ये आपको बताएंगे। कल मुझे कह रहे थे कि यार देखें, पाकिस्तान तो मुझे बहुत ही पसंद आया है। पाकिस्तान की जो मोटरवेज है इतने अच्छे हैं, इतने अच्छे शॉपिंग मॉल्स हैं, इतना अच्छा यहाँ का ट्रैवलिंग अरेंजमेंट है, बहुत, यानी कि हर चीज अवेलेबल है, पीस है। कोई वो जो होता है ना, जिस तरह के जी वो कहते थे जी कि दहशतगर्दों का मुल्क है, इंतहा पसंदों का मुल्क है, ये कह रहे हैं हमने रात को भी सफर किया है, दिन को भी सफर किया है, हमें तो कोई गनमैन नजर नहीं आया कहीं पर भी मार देंगे, लूट देंगे, खा जाएंगे। तो एक चीज और हमें देखनी है जी कि इंटरनेशनल लेवल पर जो हमारे सफारत खाने हैं जी, वो पाकिस्तान का फ्रंट लाइन डिफेंस का रोल नहीं प्ले कर रहे, पाकिस्तान का दिफा वो नहीं कर रहे। हाँ, इल्ला माशाअल्लाह कोई ऐसा कोई सफीर हो जिसको कौम का दर्द हो, बाकी तो वास्ट मेजॉरिटी वो सिर्फ अपनी नौकरियां पक्की करके, अपने बच्चों को सेटल करके, अपने बिजनेस सेटल करने के लिए, या सियासतदानों को खुश करने के लिए अपने आकाओं को वहां बैठे। और कुछ से हमारे सफीर तो ऐसे, जैसे हुसैन हक्कानी जी, वो अमेरिका का एजेंट निकला जी, और वो हमारा सफीर था जी, बिल्कुल। और वो मरीहा लोधी को देख लें, और इसी तरह वो वाजिद शमसुल हसन थे, उनको देखें, उनको पाकिस्तान से कोई प्यार ही नहीं था। उन्होंने ये कहा कि जी जो मेरे लीडर जुल्फिकार अली भुट्टो ने जो 1974 में वो जो कादियानियत के लिए जो असेंबली ने बिल पास किया था जी, उस बिल को उन्होंने गलत बनाया, यानी कि पीपल्स पार्टी का खाया उन्होंने। पीपल्स पार्टी ने उनको पाकिस्तान का सफीर बनाया। पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पूरी पार्लियामेंट ने की, और हमारा पाकिस्तान का सफीर वहां कह रहा है कि जी पाकिस्तान ने गलत किया। तो ये दिफा किसका कर रहे हैं? बिल्कुल ऐसे है। पहले तो आपके लिए पाकिस्तान की मोहब्बत का जज्बा होना बड़ा जरूरी है, एक दर्द जो एक पेन लोगों की है वो होना बड़ा जरूरी है। इस पर मजीद हम बात करेंगे नाज़रीन, लेकिन अभी हमें यहाँ पे लेनी है ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा सर, ये बताएं, डॉक्टर साहब आपसे जानना चाह रहे हैं कि इस टाइम हम स्किन का जो देखें बड़ा इश्यूज आ रहे होते हैं, रिंकल्स, छाइयाँ, ये हम देखते हैं खवातीन में बहुत ज्यादा पाई जाती है, इनका कैसे इलाज किया जा सकता है, क्या टिप्स होनी चाहिए? देखिए जी, इसमें ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है छाई का, और खास तौर पे ओपन पोर्स का, और स्किन वाइटनिंग का। अच्छा, ये बड़ा है कि हमने चिट्टा होना है। हाँ, ये तीन एक ऐसी चीजें हैं जो हर आई थिंक मेल और फीमेल दोनों चाहते हैं कि हम हो जाएं। आई थिंक हमारे पास पाकिस्तान में जो अल्लाह ताला ने हमें एक जिल्द का रंग दिया है, दिस इज द बेस्ट कलर। अगर इसको सिर्फ मेंटेन किया जाए अच्छे तरीके से, इसके कुछ जो फायदे हैं वो बहुत सारे। देखिए, अल्लाह ताला ने एक ओकेशंस को वो स्किन वाइट वाले दे दी, उनको ब्राउन क्यों नहीं दी? हमारे एरिया को जो कि 4 मौसम चल रहे हैं, हमारी स्किन को उन्होंने मल्टीपल कलर दिए, कोई डार्क है, कोई लाइट है, कोई वाइट है, तो मिक्स लेवल चल रहा होता है। तो जो ज्यादा सफेद होते हैं वो तो वो खुशी से फिर रहे होते हैं, लेकिन जो ब्राउन है उनको देख के थोड़ा जेलस हो रहे होते हैं।
तो आई सजेस्ट उन सब के लिए कि ये चीज को, इसको पहले इस चीज को माइंड सेट करें कि व्हाट यू हैव गिवन बाय अ गॉड आप उसको एक्सेप्ट करें। नंबर एक चीज, अपने कलर को, उस कलर को बेहतर करने के लिए कुछ खास टिप्स हैं जिसमें हम मेडिकल भी चल सकते हैं और नॉन मेडिकल भी चल सकते हैं। नॉन मेडिकल में सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज है कि हर बंदा आपको ये कहेगा फलां दवाई खा लो, फलां इंजेक्शन लगवा ले, लेकिन आपको ये नहीं बताएगा कि आपने प्रिवेंशन कैसे करनी है। दवाइयां तो हम भी आपको लिख के देंगे, लेकिन मेरा जो प्लान होता है उसमें प्रिवेंशन को नंबर 1 पे लेके आता हूं। जैसे भी आप देखें इंग्लैंड के अंदर सर वहां पे रहते हैं, बहुत सारे बर्न सेंटर्स उन्होंने ट्रीटमेंट फेज से बंद कर दिए, उनको प्रिवेंशन पे ले आए हैं कि आप लोगों को बचाएं कि वो जले ना, उसके ऊपर बजट पैदा करें, ना कि उनके ऊपर बजट पैदा करें जो इलाज करना चाहते हैं। तो मेरे हिसाब से स्किन को अच्छे करने के लिए कुछ प्रिवेंशन चीजें मैं आपको टिप्स बताता हूं थ्रू यू। वो ये कि कोशिश करें कि दिन के वक्त काला कपड़े को अवॉइड करें ताकि अल्ट्रा वायलेट रेज जो है वो अब्जॉर्ब करती हैं। जितना करीब आपकी होगा फेस के ऊपर ब्लैक चीज, वो आपकी पिगमेंटेशन को ज्यादा करेगा। नंबर 1। नंबर 2, आप कोशिश करें कि फ्रूट्स का इस्तेमाल करें जिसमें विटामिन सी बहुत ज्यादा है, जिसमें लेमन है, स्ट्रॉबेरीज आजकल बहुत अच्छी आई हुई है, वो सारा आप लोग फ्रूट्स पे ध्यान दीजिए। थर्ड चीज है कि सन ब्लॉक यूज करें। सन ब्लॉक ऐसी देखा जाए तो पुराना ओल्ड स्कूल थॉट है, अब जो लेटेस्ट आ गया दैट इज सनस्क्रीन, कि आप प्रोटेक्ट करें, ब्लॉक नहीं करें, प्रोटेक्ट करें। तो प्रोटेक्शन की तरफ जाएं ताकि, क्योंकि ऑब्वियसली आपको सनलाइट भी जरूरी है फॉर योर बोन्स, तो बोन्स के लिए भी आपने विटामिन डी हेल्प आउट करता है उसको बनाने में, तो हमें सनलाइट तो थोड़ी सी लेनी ही लेनी है। उसके अलावा आई सजेस्ट कि पानी का इस्तेमाल बहुत करें, 10 से 12 ग्लास एक लिमिट होती है, जितना मर्जी पी लें, लेकिन मेरा मकसद यह है कि ज्यादा से ज्यादा पानी पिए ताकि स्किन हाइड्रेट रहे। जब स्किन हाइड्रेट रहेगी आपको खुद ही महसूस होगा कि आपका रंग बेहतर है। तो दिस इज हाउ आई एम गोइंग टू से, तो ये रंग, छाई और ओपन पोर्स, ये तीनों चीजें मिक्स हैं। ओपन पोर्स हमने देखा होगा खासतौर पर इस एरिया में बहुत सारे आ जाते हैं, और इन लोगों को ज्यादा आते हैं जिनके चेहरे पे पसीना बहुत है, क्यों? उनके वो स्वेट जो ना वो कर रहा होता है लेकिन वो उसको मेंटेन नहीं कर पा रहे, उसकी हाइजीन नहीं मेंटेन कर रहे होते। अगर स्वेट आपके चेहरे में बहुत सारा है तो कोशिश कीजिए उसको वाइप कर लें, विद योर वेट वाइप्स रख लें, या टिश्यू पेपर रख लें, या कॉटन का रुमाल रख लें, उसको हल्का सा वाइप कर लें, स्क्रब ना करें, वाइप कर लें, ताकि आपका जो स्किन है वो एब्रेड ना हो, उसका फायदा आपको हो जाता है। एक बहुत कॉमन सी कंप्लेंट आई थिंक ये है कि लोग फंक्शन पे जाते हैं और रात को जो अक्सर बहुत सारी, आई थिंक मोस्ट ऑफ पीपल आस्किंग, देख भी रहे होंगे, सुन भी रहे होंगे इस बात पे कि वो लोग बगैर मुंह धोए सो जाते हैं। लेट आया थके मैं सुबह ही धो लेते हैं। एग्जैक्टली, अब वो लोग हंस भी रहे होंगे मेरी बात पे कैसे करते हैं। तो आई सजेस्ट कि कम से कम 5 से 10 मिनट पहले जरूर फेस वॉश करके फिर सोएं। ये ना हो कि आप फेस वॉश कर लें और आपका टाइम पीरियड घंटे पर, स्वेट तो फिर आ जाता है, वो सारा एक्टिविटी तो फिर स्किन की आ जाती है। तो सोने से स्लीप पैटर्न्स की वजह से सारे हार्मोन्स रिलैक्स कर देते हैं, स्किन भी सपोज अच्छी कंडीशन में आ जाती है, रिलैक्स कर देती है। तो आप सुबह उठ के देखिए आपका स्किन फ्रेश होगी। अब ये है कुछ टिप्स थी। अब हम कुछ मेडिकल की फॉर्म में आते हैं, उसमें कुछ हमारे पास वाइटनिंग क्रीम्स भी हैं, कुछ ब्लीचिंग एजेंट्स भी हैं, कुछ पीलर्स भी हैं, सन प्रोटेक्टिव एलिमेंट्स भी हैं, वो सारा कीजिए। लेकिन टेक होम मैसेज मलाजमा का ये है कि अगर ये आ गया है तो 2 वजह से आपने उसकी कॉज जरूर फाइंड करनी। लोग ट्रीटमेंट तो दे देते हैं बट दे डोंट डायग्नोज कि आया किस वजह से। जब तक आप उसकी जड़ तक नहीं पहुंचते आप कैसे मरीज को इलाज कर सकते। तो फाइंड आउट द कॉज कि वो मलाजमा किस वजह से आया, वो छाई किस वजह से आई, उसको पहले ट्रीट कर लें, उसको पेशेंट को अश्योर करें कि भाई दिस इज गोइंग टू हैपन, और आपका इतना टाइम ड्यूरेशन में ये रिजल्ट्स आपको अचीव होते हैं। तो मेरी क्लिनिकल प्रैक्टिस में मैंने 60 to 70% का प्रॉमिस करता हूँ, 30% मैं कहता हूँ अल्लाह की तरफ भी आप साथ लेके जाएं, तोहफा लेके जाएं थोड़ा सा। तो जरूरी है कि जो भी काम कीजिए अपने डेडिकेशन से कीजिए, जिस भी डॉक्टर के पास जाएं, जो वो ट्रीटमेंट दे रहा है उसको जो टाइम फ्रेम उससे पूछें किस टाइम फ्रेम में ये चीज करेक्ट होगी, उस टाइम फ्रेम को फॉलो कीजिए। लोग दरमियान में एक डॉक्टर चुनते हैं फिर विंडो शॉपिंग शुरू कर देते हैं, तो उसको फर्क नहीं पड़ा उसके पास चलते हैं, उससे फिर ये बड़ा होता है कि अगर थोड़ी देर के लिए में एक डॉक्टर, दिस इज रॉन्ग प्रैक्टिस। जो है ना जी, जो डॉक्टर साहब मैंने भी नोट किया है ना वहां पर, हमारी खवातीन बिलखसूस, और मर्द तो खैर इसकी जरा बात नहीं करते ज्यादा। सर आजकल मर्द भी जो है ना वो बहुत ज्यादा तवज्जो देते हैं, बारह ज्यादा परवाह नहीं करते, जिनको मैं जानता हूँ वो तो नहीं करते हैं, जिनका बहुत ज्यादा काम होता है टाइम रात को। वो बिल्कुल डॉक्टर साहब ने जैसे कहा कि देखिए प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। जी बिल्कुल, बजाय इसके कि आपकी स्किन खराब हो जाए फिर आप क्योर की तरफ लग जाए, प्रिवेंशन क्यों नहीं करते। ये बड़ी अच्छी उन्होंने टर्म यूज की। रात को सोने से पहले हाथ मुंह अच्छी तरह धोकर सोएं,
सर ने टिप बता दी है। अगर नहा ले ना तो ये आपको एक तो सुकून की नींद आएगी, बेस्ट। और अगर नहा कर 2 नफल भी पढ़ लें या नमाज भी पढ़ लें बिल्कुल। तो उससे पुरसुकून आपकी नींद और कहीं भी नहीं हो बिल्कुल। सकती। अल्लाह भी राजी और आपका जिस्म भी जो रूहानी तौर पर और जिस्मानी तौर पर दोनों हिसाब से। बिल्कुल ऐसी आपने बड़ी अच्छी बात की। अच्छा, अभी हम ब्रेक में भी सर आप बात कर रहे थे कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं मौजूद जो चाहते हैं कि वो हम बाहर के मुल्क चले जाएं, क्योंकि वो समझते हैं कि पाकिस्तान में कुछ नहीं पड़ा। फिर हम मौजूदा सूरत हाल जब देख रहे होते हैं तो उसमें हम ये कहते हैं कि यहाँ पे क्या रखा है, यहाँ पर टेंशन ही टेंशन है, तो बेहतर है कि बाहर चले जाएं। बाहर जो है वो हम लोग बड़ा रिलैक्स करेंगे और हम अपना जो है वहीं पे सेटल हो जाएंगे। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, क्या ये चीजें आपका अपना मेरा एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस ये है कि मैंने अपनी जो किताब लिखी है मेरा जिहाद, जी। चक नंबर 444 गाफ बे से बकिंगम पैलेस तक, मैं अपने गांव को नहीं भूला। जो टाट पर नीचे बैठ के पढ़ता था मैं, और वो ना बिजली थी ना गैस थी, नलके से नहाया करते थे, और वो लैंटर्न होती थी उसका ऊपर नीचे करके तेल शेल डाल के तो रात को पढ़ते थे। हमने तो उस तरीके से पढ़ा है जी। यहाँ से मिडिल क्लास जो है जी वो पढ़ाई की, मैट्रिक भी की, एफएससी भी की, बीएससी की, फिर इंजीनियरिंग की, फिर एमबीए किया। मकसद मेरा कहने का यह है कि पाकिस्तान, आज मैं जो कुछ हूं मेरी फाउंडेशन पाकिस्तान से है। बिल्कुल ऐसे ही। और उस बुक में भी मैंने, बल्कि जो हमारे हेडमास्टर थे मोहम्मद हुसैन वड़ैच, अल्लाह उनको तरीके रहमत करे, मैंने उन पर एक पूरा चैप्टर लिखा है। इंग्लिश की बुक है, उर्दू उसकी तलखीस है पाकिस्तान के लिए। तो कोई ये ना समझे कि जी यूरोप ही यूरोप सब कुछ है। जो कुछ मैं हूं आज, वो मेरी जो बिल्डिंग की फाउंडेशन अगर ठीक नहीं होगी तो आगे जो मर्जी करे वो उसकी खूबसूरती हो ही नहीं सकती। बिल्कुल ऐसे। तो मेरी जो फाउंडेशन बनी वो पाकिस्तान ने बनाई। एक देहात में एक टाट के ऊपर बैठकर टीचर्स ने मेरी वो बनाई। उसी फाउंडेशन को आज यूके के अंदर मैं देने की पोजीशन में हूं, मांगने की पोजीशन में नहीं हूं। सही, बिल्कुल सही है। देने की पोजीशन में हूं। तो पाकिस्तान के जो नौजवान हैं या लोग हैं, एक्सपर्ट्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, दे आर वेरी टैलेंटेड पीपल। बाहर जाना कोई ऐब नहीं है। मैं खुद वहां हूं, मैं जैसे मैंने आपको बताया कि मैं दादा नाना बन चुका हूं, मेरे 10 माशाल्लाह पोते पोतियां माशाल्लाह। तो मेरी जिंदगी वहीं है जाहिर है, लेकिन मेरा दिल जो है वो पाकिस्तान के साथ धड़कता है। बिल्कुल। पाकिस्तान के खिलाफ जब कोई बात होती है, पिछले दिनों एक इंडियन लॉबी ने कादियानियों के साथ मिलकर सफोकेशन ऑफ द फेथफुल एक रिपोर्ट पब्लिश की पाकिस्तान के खिलाफ जी, कि राइज ऑफ इंटरनेशनल एक्सट्रीमिज्म एंड परसिक्यूशन ऑफ माइनॉरिटीज इज स्पॉन्सर्ड बाय द स्टेट ऑफ पाकिस्तान। कि पाकिस्तान की रियासत ये इंतहा पसंदी इंटरनेशनल बढ़ा रही है और जो माइनॉरिटीज हैं उनके ऊपर जुल्म कर रही है। तो ये तो टोटली गलत है। गलत है, बिल्कुल। अच्छा, फिर ये रिपोर्ट जो है इस पर, इसकी बुनियाद पर जो रिकमेंडेशंस थी, बरतानिया ने पाकिस्तान को हाई रिस्क कंट्री में डाल दिया कि जो रियासत है वो मनी लॉन्ड्रिंग करवाती है और टेररिज्म इस्तेमाल करती है। फिर यूरोपियन यूनियन ने इसका जीएसपी स्टेटस खत्म करने की करारदाद पास कर दी कि हमारा जो यहाँ का जो इंडस्ट्रियलिस्ट है जब वो एक्सपोर्ट करता है जी, बैरूनी ममालिक में कपड़ा है या और चीजें हैं, तो इनको एक स्पेशल स्टेटस मिलता है जहां पर टैक्स रिलीफ मिलता है। तो पाकिस्तान की इकोनॉमी स्टेबल हो रही थी। तो ये इंडियन लॉबी ने कादियानियों के साथ मिलकर बहुत बड़ी साजिश की। हमारे सफारत खानों ने उस पर कोई रद्द-ए-अमल दिखाया ही नहीं, ना ही हमारी वजारत खारजा ने को दिखाया। और उस रिपोर्ट को मैंने वहां चैलेंज किया। मैं यहां भी लोगों में अवेयरनेस क्रिएट कर रहा हूं, आपके रोहित चैनल से भी अवेयरनेस क्रिएट कर रहा हूं कि हमारे अरबाब इख्तियार और इख्तियार को चाहिए कि पाकिस्तान की जो फ्रंट लाइन जो होती है ना जी दिफा की, वो सफारत खाने हैं, उनका किबला दुरुस्त करें। और ये जो हमारा यहाँ का नौजवान के जी बस बरतानिया चलो, यूरोप चलो, अमेरिका चलो, ठीक है, अगरचे हमारी जो पॉलिटिकल टर्मोइल यहाँ क्रिएट हो जाती है कि अदम इस्तेहकाम आ जाता है सियासी तौर पर, मुआशी तौर पर, गुर्बत है, लेकिन यहां रहकर आप बाइज्जत तरीके से काम करें। हां, बाहर जरूर जाएं, लेकिन ब्रेन ड्रेन पाकिस्तान का नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान से अगर इंटेलिजेंशिया जो है यहां से निकल जाएगा तो फिर हम जैसे निकम्मे लोग यहां बैठे रहेंगे, अच्छे लोग बाहर चले जाएंगे। तो ये हुकूमत वक्त का काम है, अरबाब इख्तियार और इख्तियार का काम है कि जो तालीम याफ्ता तबका है उसके लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करें, इंडस्ट्री पैदा करें। हमारे मुल्तान में इतना बड़ा पावर स्टेशन है, पिछले 25-30 साल से बंद पड़ा, वहां पर ये पावर स्टेशन क्यों नहीं लगाते? सही। अच्छा सर, एक ही जुमले में फिर आखिरी आपसे, क्योंकि टाइम हमारे पास शॉर्ट है, बातें तो बहुत सारी हैं करने को, लेकिन वक्त को पता ही नहीं चला कि टाइम जल्दी से गुजर गया। हुकूमत रहेगी या नहीं रहेगी बैनुल अक़वामी तंजीम के मुताबिक, आप क्या कहेंगे? देखिए जी, इसके साथ तो एक शर्त है कि जो लाने वाले हैं अगर रखना चाहेंगे तो रह जाएंगे, वरना अब
وہ سبزی اور ترکاری ہر چیز تیار ہے، اب تو سالن میں ڈالنے والی بات ہے، اس کو پلیٹ پہ کے کھا لیں۔ لیکن میں چاہتا یہی ہوں کہ موجودہ حکومت کو اپنا جو ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ گورنمنٹ کا جو ٹینیور ہے وہ رہنا چاہیے۔ سر بہت شکریہ، بہت اچھا لگا آپ ہمارے شو میں، اور سر آپ کا بھی بہت شکریہ۔ آپ ہمارے ویورز کو کوئی میسج دینا چاہیں ڈاکٹر صاحب؟ جی میرا میسج یہ ہے کہ پلیز لو یور سیلف، آپ اپنے آپ سے پیار کریں گے تو جب آپ شیشہ دیکھتے ہیں نا تو شیشہ سمجھ لیں آپ کا بیسٹ ججمنٹ ہے، تو شیشے کو وہ والا سلیکٹ کریں جو ایک اچھا ہے، جو آپ کو لگے کہ یار میرا چہرہ خوبصورت لگ رہا ہے، اور اگر نہیں لگ رہا تو پھر میں حاضر ہوں آپ کے پاس ٹھیک کرنے کے لیے۔ ہاں بالکل، ابھی بہت سارے ایشوز رہ گئے ہیں تو انشاءاللہ ہم آپ کو دوبارہ زحمت دیں گے تاکہ آپ جو ہے ہمارے پاس آئیں اور دوبارہ جو ایشوز ہیں ہمارے ڈفرینٹ قسم کے موٹاپے کے ہیں، اسکن کے حوالے سے، تو اس ایک پہ چیز میں ضرور بتانا یہ چاہوں گا ہم تھوڑا سا، وہ یہ ہے کہ آپ جب بھی کسی کے پاس پروفیشنلزم میں یا کوئی اپنی ٹریٹمنٹ کرانے جاتے ہیں تو ضرور پہلے اس کی چھان بین کر لیں۔ میرا ٹیک ہوم میسج ویورز کے لیے کہ جس کے پاس جانا چاہتے ہیں ڈاکٹرز پوچھیں وہ کوالیفائڈ ہے یا نہیں۔ بالکل، اس پہ لازمی اپنا دھیان دیں۔ جی سر آپ کا بہت شکریہ دونوں کا، اور اس کے ساتھ ہی ناظرین آج کا پروگرام یہیں پہ ختم ہوا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ زندگی نے ساتھ دیا تو صبح آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔